गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो आज 1 अक्टूबर 2022 है। आज हम अपने सिलेबस को शुरू करने वाले हैं। कॉर्पोरेट अकाउंट का है, थर्ड सेमेस्टर है, बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का है। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंट का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट किया है। आपका मैंने जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है उनका कॉर्पोरेट अकाउंट का किया है। मैंने वोटिंग के थ्रू डिसाइड किया है कि कौन सा सब्जेक्ट मुझे अब की बार पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैंने कंपनी लॉ के मोस्ट ऑफ 90% सिलेबस मैंने कवर करवा चुकी हूँ। विद शॉर्ट नोट आपको मिल चुके होंगे। अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत रहती है तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि चैप्टर पहले ही बहुत लेंथी है। मेरी कोशिश ये है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ को एक्सप्लेन करके बताऊँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज आपका फर्स्ट डे है तो आपको चैप्टर्स के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। आपके पास जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर है जैसे कि इशू ऑफ द शेयर है, रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर है, इशू ऑफ द डिवेंचर्स है, रिडम्पशन ऑफ द डिवेंचर्स है, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज है, वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल है, वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स है, एमलगमेशन ऑफ अ कंपनीज है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी है, लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी है, फाइनल रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज है, अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशंस एंड द सब्सिक्वेंट टू द इनकॉर्पोरेशन। अब आप ये कहेंगे कि मैम थर्ड सेमेस्टर में कौन से, फोर्थ में क्या कौन से हैं। टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि बहुत से बच्चों के सिलेबस में कुछ चैप्टर यहाँ तक आएंगे, कुछ किसी के यहाँ तक आएंगे। सो जैसे जैसे जिसका भी सिलेबस जैसे बनता है वैसे आप कर लेना। मेरी कोशिश है कि आपको पूरा बेस कंप्लीट समझाया जाए, क्योंकि एमकॉम के अंदर जब आप एडमिशन लेंगे तो वहाँ पर भी यही चैप्टर्स, यही सेम पैटर्न रहने वाला है, तो वहाँ पर आपको मुश्किल ना हो। तो अभी मैं आपको समझाना चाहूँगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है +2 क्लास के लिए भी है, ये जो चैप्टर है +2 क्लास के लिए भी है, और बीकॉम क्लास के लिए भी है, और एमकॉम क्लास के लिए भी है। क्योंकि ये जो चैप्टर्स है इशू ऑफ द शेयर्स जो आज हम करने वाले हैं, ये सभी के अंदर सेम रहने वाले हैं। सेम कंसेप्ट रहता है, सेम इसकी थ्योरी रहती है, सेम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बस हाँ, ये कंसेप्ट समझ में आया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि पेशेंस करके चैप्टर को पूरा सुनना, क्योंकि मेरे हिसाब से इस चैप्टर की 2 वीडियो बनने वाली है। एक हम यहाँ तक देखो, सबसे पहले आ जाते हैं कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कंपनी की फीचर बताई हुई, काइंड ऑफ कंपनी हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद हमें डिफरेंस बताना है, डिफरेंस के बाद हमें 1% कंपनी को एक्सप्लेन करना है, 1% कंपनी के बाद हमें क्या क्या एक्सप्लेन करना है वो पहले बता देती हूँ मैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ शेयर क्या होते हैं, शेयर के टाइप क्या होते हैं, देन उसके बाद आप क्या है शेयर कैपिटल क्या होते हैं, देन उसके बाद क्या है आपके पास कैपिटल रिजर्व क्या है, रिजर्व कैपिटल क्या है, दोनों में डिफरेंस करना है हमें। फिर हमें क्या है, कैसे हम इशू ऑफ शेयर कर सकते हैं, प्राइवेट सोर्स है, पब्लिक सोर्स है, या फिर हम कंसिडरेशन अदर देन द कैश कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पहले थ्योरी का पोर्शन है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करना है, बुक बिल्डिंग करना है, यहाँ तक आपका थ्योरी का पोर्शन होगा। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल शुरू होगा। मेरे हिसाब से आज हम इस वीडियो के अंदर यहाँ तक करने वाले हैं। अगर आगे तक बढ़ गए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ तक मुझे लग रहा है कि 1.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि मैं एक एक टर्म्स को विद नोट्स मैंने बनाए हैं तो आपको वहाँ से समझाने चाहूँगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, मैंने लिखा भी हुआ है क्या क्या समझाना है, कंपनी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है, इसको करते हैं। अब देखो, मैं आपको भी पता है कि जो भी वीडियोज़ होते हैं, जो भी हमें समझाना होता है आपको, वो एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। इसी के साथ हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब देखो, जब आपने +2 कर ली थी, या +2 करने से पहले बच्चों ने क्या सोचा होगा कि मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे कॉमर्स लेना चाहिए, मुझे आर्ट लेनी चाहिए, मुझे साइंस लेनी चाहिए, राइट। इसके ऊपर आपने सभी से डिस्कशन किया होगा कि मैं क्या लूँ पापा, क्या मैं क्या लूँ मम्मी, सभी से राय ली होगी, सभी ने कुछ ना कुछ कहा होगा, इस साइड के बारे में कुछ कहा होगा, इस साइड के बारे में कुछ कहा होगा, इस साइड के बारे में कुछ कहा होगा। सभी के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है ना। तो सभी के आपने सुने, बट कैसे, सभी को बुलाया, सभी को पूछा आपने, यही हुआ ना। तो क्या हुआ, इसी तरह से कोई भी हम काम करते हैं सभी की राय से करते हैं, सभी की, मतलब कि आप किसी से गाइडलाइंस लेते हैं अगर आप छोटे हैं तो, अगर आप बड़े हैं तो किसी को गाइडलाइंस दोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसी तरह से कंपनी में होता है, जब कंपनी बनती है, कंपनी बनना शुरू होती है, या कंपनी बनने से पहले आइडियाज़ आते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या होता है। तो कंपनी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है
जो स्पेशल एक कॉमन गोल के लिए इकट्ठा होती है। जैसे आपके लिए कॉमन गोल था कि मुझे क्या सिलेक्ट करना है, मुझे गोल सिलेक्ट करना था कि मैं +2 क्लास में क्या लूँ। +2 हो गई है तो मैं आगे BSc करूँ, BA करूँ, BCom करूँ, जो भी साइड से है। अगर आप भी मुझे कॉमर्स के आइडिया है, तो अगर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो कहते हैं कि या तो BCom करो या BCA करो या फिर BBA करो या CA करो, यही होता है ना। CMA करो, CMA CFA करो। आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट करते हो। वो कैसे सिलेक्ट होगा? जब आप किसी से सलाह करोगे। इसी तरह से कंपनी में होता है। कंपनी का हम अब थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। वैसे मैंने कंपनी लॉ के अंदर समझाया हुआ है, अगर कोई बच्चे को पता है कंपनी लॉ के अंदर समझाया हुआ तो बहुत ईजी रहेगा उसके लिए, फटाफट रिवीजन हो जाएगी उसकी, ठीक है। और अब हम इसमें से ये पॉइंट्स करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी क्या होती है, ये मैंने वहीं से नोट्स उठाए हैं, सेम रहने वाला है कंसेप्ट, ठीक है। कंपनी जो वर्ड है, जो कंपनी जो है 1956 का एक्ट लगने वाला है हमारा, ठीक है। ये जो ड्राइव हुई थी लैटिन वर्ड से हुई थी, कंपिन्स, दैट मीन्स कम प्लस पिन्स, पेनिस, ठीक है। कम का मतलब क्या होता है? टुगेदर, एक साथ। पेनिस का मतलब क्या होता है? ब्रेड। यहाँ पर कंपनी के अंदर पेनिस का मतलब ब्रेड है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये कहते हैं कि ग्रुप ऑफ अ पर्सन who ate together and discuss the affair of the company है over the lunch and dinner। ये कहते हैं कि ग्रुप, पर्सन्स का ग्रुप है, काफ़ी सारे पर्सन हैं, ये क्या कर रहे हैं? इकट्ठा हो रहे हैं। किस चीज़ के लिए? अपने आइडियाज़ को दे रहे हैं, कंपनीज़ के अफेयर्स के, कंपनी की एक्टिविटीज़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वही ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उन सभी के ऊपर क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। फाइनली फिर वो एक डिसीजन पे आएंगे। क्या होंगे? फिर एक, सारे जनों ने व्यूज़ दिए, इन्होंने ये दिया, इन्होंने ये दिया, फिर एक कॉमन गोल पे, एक कॉमन पॉइंट्स पे आएंगे जो सभी के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो कंपनी के अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं इकट्ठा होते हैं और एक कॉमन पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं जो उनके लिए करना होगा इन फ्यूचर के अंदर, ठीक है। प्रेजेंट टाइम के अंदर कंपनी का क्या मतलब है? ए एसोसिएशन इज अ इन विच देयर इज अ जॉइंट इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल अर्न अ प्रॉफिट। वे क्या करते हैं? जॉइंट इन्वेस्टमेंट करते हैं कैपिटल का, और उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाए उसके बारे में भी डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या करते हैं? वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। आप सभी के को ये जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कंपनी की डेफिनेशन है, अब हम डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी की डेफिनेशन, वैसे मैं इस डेफिनेशन को बाद में कराऊंगी, सबसे पहले मैं इसकी करैक्टरिस्टिक्स कराऊंगी, क्योंकि जो ये पॉइंट्स है ना ये करैक्टरिस्टिक्स के ही हैं। दैट मीन्स जो आप करैक्टरिस्टिक्स के गुण पढ़ने वाले हो वो उसी के अंदर से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड, देखिए अब दिखाई दे रहा है? यस, नाउ इट इज विजिबल। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के गुण क्या हैं, कंपनी के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली बात, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। एसोसिएशन होता है संगठन का बोला जाता है, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है जब कोई चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्टेंस में आती है। जैसे कि आपने अपने स्कूल के अंदर एडमिशन लेना था, +2 क्लास में एडमिशन लेना था, या फिर ग्रेजुएशन के अंदर कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना था। आप क्या करोगे? अपना नामांकन करवाओगे ना, आप फॉर्म फिल करोगे, आप अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करोगे कि मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में हूँ, मैंने इतनी परसेंटेज गेन की है, मैंने इस स्कूल से किया है, मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मेरे पापा का नाम ये है, मम्मी का नाम ये है ना। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किस लिए देते हो? कि आपका एडमिशन हो जाए। आप एडमिशन संस्था वालों को क्या करते हो? अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। इसी तरह से कंपनी के भी अंदर भी, इनकॉर्पोरेशन के लिए भी कंपनी को क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रार के पास अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाए, मीन्स कि एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाए। देखो, कंपनी एग्जिस्टेंट होती है या फिर टर्मिनेट होती है। मतलब एग्जिस्टेंस मतलब कि जब वो किसी फॉर्म में आती है या फिर किसी फॉर्म से हट जाती है। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाती है। किसके द्वारा होती है? लॉ के द्वारा होती है, कानून के द्वारा होती है। इट इज़ ए नेसेसरी फॉर अ कंपनी, ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दैट इज़ अ फॉर्म टू बी रजिस्टर्ड, इट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड। उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वो इनकॉर्पोरेटेड हो, अपने आप को किसी एक्ट के अंदर इस्टेब्लिशमेंट करवाई, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि जो मेंबर लिमिट क्या है, यहाँ पर 10 है, 20 है। 10 किसके केस में है? केस याद रखना भाई, केस क्या है? अगर कम बैंकिंग केस है तो यहाँ पर 10 मेंबर हो सकते हैं। अगर बैंक को छोड़कर
कोई और केस है, ठीक है, अदर देन बैंक है, तो क्या होगा 20 मेंबर्स की लिमिट हो सकती है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन के टाइम। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब आगे होगा समझ में, जब कोई कंपनी अपने आप को किसी एग्जिस्टेंस में लेके आती है उसे बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। जब कोई कंपनी अपने आप को किसी एक्ट के अंदर लेके आती है, एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड करवाती है, उसे बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। एसोसिएशन आर्टिफिशियल पर्सन, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला है, कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है और एंड होती है, टर्मिनेट होती है किसके द्वारा, लॉ के द्वारा। अब जैसे देखो हमारा जन्म कैसे कब है, कैसे होते हैं, हमारे पेरेंट्स के थ्रू। कोई भी ह्यूमन जो एनिमल है उनका भी जन्म कैसे होता है, उनके पेरेंट्स के द्वारा। वो एक क्या है, नेचुरल है, हम क्या है, नेचुरल है। बट कंपनी क्या है, नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल जो मतलब कि आर्टिफिशियली एग्जिस्ट की जाती है, जिसके ऊपर कोई भी चीज़ थोपी जाती है। जैसे कि इसमें कानून के जो रूल रेगुलेशन है वो उसके ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं ये आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय द लॉ, ये क्रिएट की जाती है, किसके द्वारा, लॉ के द्वारा। समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा, इट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। नॉर्मल सी बात है, जो चीज़ क्रिएट की जाएगी किसी प्रेशर के थ्रू, या फिर जैसे प्रेशर बोले तो प्रेशर यहाँ पे वर्ड सही नहीं रहेगा, बट हाँ ये है कि ये नेचुरल नहीं होती, यहाँ पे ये बोल सकते हैं, ठीक है। बिकॉज इट्स बर्थ नॉट ए नेचुरल बर्थ, क्योंकि ये नेचुरल बर्थ नहीं है। इट इज़ अ इनविजिबल इंटेंजिबल दैट हैज़ एन आइडेंटिटी ओनली इन आइज ऑफ लॉ। कानून की नज़रों के सामने इसकी आइडेंटिटी है, परंतु आप इसको छू नहीं सकते। कंपनी को छू सकते हो, कंपनी की बिल्डिंग है ना वो टेंजिबल, उसे छू सकते हो, कंपनी को नहीं छू सकते, है ना। कंपनी बस एक नाम है कि A&B लिमिटेड की कंपनी है, जैसे महाशयदी हाटी MDH है ना, वो एक कंपनी है, ठीक है जी। नो बॉडी, उसकी कोई बॉडी नहीं है, शाउल नहीं है, आत्मा नहीं है। नो सफ़र पेन एंड नो इंजॉय, वो ना तो किसी भी तरह का दुख को फेस करती है और ना ही किसी भी तरह का इंजॉय करती है, ठीक है जी। बट इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ फिक्टिशियस पर्सन, उसे फिक्टिशियस पर्सन नहीं कह देते। फिक्टिशियस पर्सन का मतलब होता है जिसकी कोई वैल्यू ना होती हो, फिक्टिशियस का मतलब होता है वैल्यू ना होना। बट कंपनी की तो भाई वैल्यू होती है, जब उसी के नाम से ही तो ट्रेडिंग की जाती है, सेल परचेजिंग की जाती है। बट हाँ ये ज़रूर है, यहाँ पे क्या पॉइंट याद करने का है कि ये क्रिएटेड बाय लॉ है, आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं जो क्रिएटेड बाय लॉ होती है, बट इट इज़ नॉट अ फिक्टिशियस पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाती है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, अब देखो एंटिटी का मतलब क्या होता है, बिजनेस होता है। सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग होता है। लीगल मतलब कानूनी। कानून की नज़रों के दौरान क्या एंटिटी सेपरेट होती है अपने मेंबर से, ध्यान से सुनो, ये मेंबर है, ये कंपनी है, कानून की नज़रों में ये दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं। ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसकी कंपनी की, कि कंपनी के अंदर मेंबर जो कंपनी है और कंपनी के जो मेंबर हैं दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है आपका, आपने देखा भी होगा सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कंपनी का। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सैल्मन है वो कंपनी का क्या है, उसने डिबेंचर्स ले रखे हैं कंपनी के, तो डिबेंचर्स लिए हो तो क्या हुआ, वो क्रेडिटर हुआ, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उसने कंपनी को क्या दे रखे हैं, पैसे दे रखे हैं, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, वो क्रेडिटर हुआ। कुछ एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, ये सिक्योर्ड है, ये अनसिक्योर्ड है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने इन जब क्या है यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं कि कंपनी डूबने लग गई भाई। कंपनी का पहले बहुत अच्छा टर्नओवर था भाई, बड़ी खुशी मिजाज से चल रही थी, परंतु कुछ टाइम के बाद ये क्या है, टर्नओवर उसका डिक्रीज होता गया, सेल डिक्रीज होती गई और क्या है, प्रॉफिट कम होता गया, लॉस में आने लगी। जब कंपनी लॉस में आती है तो सबसे पहले भुगतान किसका करती है, सबको पता है भाई, सिक्योर्ड क्रेडिटर का करती है। अब यहाँ पर सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है, सैल्मन है, ठीक है। और सैल्मन ने अपनी ही कंपनी के अंदर पैसा लगा रखा है जिससे वो क्रेडिटर बन गया था, है ना। उसने खुद के ही डिवेंचर्स खरीद रखे तो डिवेंचर होल्डर बन गया। और कुछ और अलग भी है जो अनसिक्योर्ड है। अब जब कंपनी डूबने लगी तो ये कहते हैं, ये वाले पर्सन पता है क्या कहते हैं, भाई तू ही तो इस कंपनी ने चला रहा है, तेरी ही कंपनी है, तू ही डिवेंचर होल्डर बन गया, सिक्योर्ड तू ही है, लॉस होगा तुझे ही पहले मिलेगा। हम क्या नल्ले हैं, मतलब कि हम क्या फालतू में बैठे हैं। इन्होंने केस कर दिया, इन लोगों ने क्या केस किया, इन्होंने केस किया कि सर ये जो सैल्मन है और सैल्मन की कंपनी है दोनों एक ही हैं,
दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये कह रहे हैं कोई डिफरेंस नहीं है। कोर्ट ने फैसला सुनाया, ये जो सैलमन है और सैलमन की कंपनी है, सैलमन और सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड है, वो कहते हैं कि सेम, ये कह रहे हैं कि सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, कोई डिफरेंस नहीं है। बट केस कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया कि जो सैलमन है ये क्या है, ये क्या है, नेचुरल पर्सन है, इसका बर्थ नेचुरली हुआ है। बट कंपनी क्या है, ये आर्टिफिशियल है, ये क्रिएट की गई है लॉ के द्वारा, ठीक है, इसके कानून के द्वारा क्रिएट की गई है। सैलमन नेचुरल पर्सन है और ये क्रिएट की गई है लॉ के द्वारा, सो दैट इज नोन एज अ आर्टिफिशियल पर्सन। अभी हमने उसका पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स में सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। तो कहते हैं कि बोथ आर द सेपरेट एंटिटी। तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया, ये जो नेचुरल पर्सन है सैलमन और ये जो आपकी कंपनी है सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड है, ये दोनों अलग अलग है। तो इसीलिए ये कंसेप्ट जो ये कहते हैं, जो अभी हमने किया कि जो सेपरेट लीगल एंटिटी की जो एंटिटी है और पर्सन है, पर्सन और बिजनेस दोनों बिल्कुल पृथक है, अलग अलग हैं। क्लियर हुआ? ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका प्रीपिचुअल सक्सेशन। प्रीपिचुअल सक्सेशन क्या होता है भाई? प्रीपिचुअल सक्सेशन जैसे हम कहते हैं ना कि आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। आप सोच रहे हैं कि आप पिज़्ज़ा का कैफ़े चला रहे हो, पिज़्ज़ा का कैफ़े चला रहे हो, क्या आपकी ये सोच होगी कि हाँ मैं जस्ट 1 साल चलाऊँगा, 1 साल चलाऊँगा, 1 ईयर, उसके बाद बंद कर दूँगा? कभी भी कोई इंसान ऐसे चलाता है? मतलब कि किसी का ऐसे इंटेंशन होती है कि मैं 1 साल तक कोई काम करूँगा, 6 महीने तक कोई काम करूँगा? नहीं ना। हर एक कोई व्यक्ति चाहता है कि जब भी वो बिजनेस कर रहा है वो लॉन्ग टाइम तक करे, है ना। तो इसीलिए जो कंपनी होती है, कंपनी के अंदर भी जो काम होता है ना वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है। कारण क्या है? क्योंकि कंपनी के अंदर इतने सारे व्यक्ति होते हैं, मतलब थाउजेंड्स, कोई लिमिट नहीं होती पब्लिक कंपनी के अंदर। आप तो मैं बता देती हूँ, जब हम डिफरेंस करेंगे प्राइवेट पब्लिक का, प्राइवेट कंपनी के अंदर तो लिमिट होती है 200 की, बट पब्लिक कंपनी के अंदर लिमिट होती है अनलिमिटेड, लिमिटेड नहीं होती है। तो इस केस में अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है, या वो भाग जाता है, या वो बीमार हो जाता है, कुछ भी केस हो जाते हैं, उसने छुट्टी ले ली, क्या कंपनी के ऊपर असर पड़ेगा? भाई आ जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तेरी सैलरी कम हो जाएगी, मेरी कंपनी तो कंटिन्यूस चलती रहेगी, क्योंकि मेरे पास इतने सारे मेंबर हैं भाई, वो चला लेंगे, तेरे ऊपर थोड़ी ना डिपेंड है। कंपनी के अंदर ये केस होता है, क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत सारी वाइड एरिया के अंदर मेंबर होते हैं, तो कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे कम मेंबर आए या मेंबर जाए, मेंबर की डेथ हो या मेंबर का कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस पे चलती है, इसे बोलते हैं प्रीपिचुअल सक्सेशन, प्रीपिचुअल कंटिन्यूस चलना, ठीक है। कंपनी एग्जिस्टेंस इज नॉट डिपेंड ऑन देयर इज शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स। कह रहे हैं कि कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है ना वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, उसके शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स के ऊपर। शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर्स माइट चेंज बट कंपनीज गो ऑन। ये चेंज होते रहते हैं, ये इंक्रीज होते रहते हैं, डिक्रीज होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ऐसे ऐसे कंटिन्यूस चलते रहते हैं, ठीक है। बट कंपनी हमेशा चलती रहेगी, इनके चेंज होने से कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे डेथ हो जाए उनकी, चाहे इंसॉल्वेंसी हो जाए, चाहे लंसिक हो जाए, ठीक है, मतलब पागल हो जाए, उनके ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेंबर में कम एंड मेंबर में गो, मेंबर आए मेंबर जाए, बट कंपनी गो फॉर एवर। बट कंपनी हमारी क्या चलती रहती है, कंटिन्यूस आगे की ओर दौड़ती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉमन सील। कॉमन सील की बात की जाए, कॉमन सील क्या होता है भाई? कॉमन सील जैसे अब आपने कभी देखा हो, जब आप कॉलेज का काम करवाते हैं, प्रिंसिपल से कहते हैं कि प्रिंसिपल के साइन करवा के लेके आओ, ये आपको मैं डॉक्यूमेंट देती हूँ, ये प्रिंसिपल से साइन करवा के लेके आओ। मान लो जी स्कॉलरशिप का फॉर्म निकला हुआ है, ठीक है, तो प्रिंसिपल के साइन होंगे तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो प्रिंसिपल के साइन होने के बाद यहाँ पर एक आपने देखा होगा आपके कॉलेज की स्टैंप लगती है, जो रिप्रेजेंट करता है ये जो पेपर है किसने इशू किया है, इस कॉलेज के द्वारा ऑथराइज्ड है, इस जो आपका कॉलेज है उसके द्वारा ऑथराइज्ड है ना। तो ये एक ऑथराइजेशन पॉइंट होता है जो कॉमन सील होता है, एक तरह का सिग्नेचर होता है किसी भी कंपनी, किसी भी आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशंस का, जो कि एक पर्सन चलाता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन चलाता है। तो कॉमन सील क्या है? कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। अभी हमने पढ़ा कंपनी क्रिएट की जाती है लॉ के द्वारा, अभी आपको समझ में आ गया होगा। सो इट कैन नॉट बी पुट इज सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट। कॉमन सील इज अ सिंबल ऑफ द कंपनी आइडेंटिटी एंड इट्स गुड एज अ सिग्नेचर।
कंपनी क्या है, अपने सिग्नेचर डॉक्यूमेंट पर नहीं डाल सकती, इसीलिए कॉमन सील, इसलिए एक जो स्टैंप है उसका यूज़ किया जाता है। व्हेन स्टैंप, यहाँ पे स्टैंप आएगा, सॉरी सील है ये। व्हेन अ सील पुट ऑन ए डॉक्यूमेंट, जब एक सील को डॉक्यूमेंट पर लगाया जाता है, द कंपनी बिकम बाउंड बाय द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। कंपनी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ था, जैसे मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, यहाँ पर एग्जांपल दिया है आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म है, तो जो आपकी जो कॉलेज है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा कि आपने इस डॉक्यूमेंट को इशू किया तो स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग आप ही रिस्पॉन्सिबल हो गए, अगर इन केस स्टूडेंट को नहीं मिली तो, है ना। क्लियर हुआ। तो जिस भी पेपर के ऊपर आपकी सील लग जाएगी, जिस भी पेपर के ऊपर आपकी स्टैंप लग जाएगी, उसके लिए आप क्या हो जाओगे, बाउंड हो जाओगे। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान सा चैप्टर है, आपने कंपनी लॉ के अंदर भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ पढ़ लेना, क्योंकि दोनों में सेम ही पॉइंट है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि लिमिटेड लायबिलिटी। अब देखो शेयर होल्डर की बात की जा रही है। शेयर होल्डर जो होंगे जिन्होंने कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, अभी हम पढ़ाएंगे कि क्या से कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा पॉइंट समझ लेते हैं। क्या है कि लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर लिमिटेड होती है। जो कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, जिन्होंने इस कंपनी के शेयर्स को परचेज किया होता है, सब्सक्राइब किया होता है, उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड बोले तो अगर उन्होंने 1000 शेयर्स को एक्वायर किया है, सब्सक्राइब किया है, तो वो केवल 1000 शेयर के लिए ही लायबल होंगे, इससे ना तो ज़्यादा होंगे, हाँ समझ में आया, इससे ना तो ज़्यादा हो सकते हैं, कभी भी ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। शेयर होल्डर इज लाइबल टू पे ओनली ए लिमिटेड लायबिलिटी, कैन नॉट यूज हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे ऑफ द कंपनी लॉसेज एंड लायबिलिटी। कंपनी के लॉसेज और लायबिलिटी को पे करने, मान लीजिए कंपनी को 10 करोड़ का नुकसान हो गया, 10 करोड़ का, आपके शेयर है, यहाँ पर एक शेयर है 100 रुपये का, 1000 शेयर कितने हो गए हुए, 1 लाख के हो गए, तो आप केवल 1 लाख का ही कंट्रीब्यूशन करोगे, 10 करोड़ से आपको कोई मतलब नहीं है। ये कहे शेयर होल्डर क्या कहेगा, मैं तो केवल 1 लाख का कंट्रीब्यूशन दूंगा जिसके अंदर मैंने भागीदारी कर रखी है। अगर उसको कंपनी प्रेशराइज करती है तो वो कोर्ट के पास जाके मूव कर सकता है कि ये कंपनी मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रही है। समझ में आ रहा है। तो ये कहते हैं कि हमेशा लिमिटेड होती है अकॉर्डिंग टू देयर शेयर कैपिटल। ठीक है जी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट आ जाता है नंबर ऑफ मेंबर। मेंबर कौन होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं। मेंबर कौन होते हैं, जो कंपनी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। इनके अंदर कंपनी के अंदर मेंबर्स कितनी लिमिट होगी। अब मैंने आपको बताया प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है। वैसे मैं पॉइंट पहले करवा चुकी हूँ। प्राइवेट कंपनी के अंदर जो मेंबर होते हैं, जो मिनिमम मेंबर होते हैं 2 और मैक्सिमम 200 की लिमिट होती है। बट पब्लिक कंपनी के अंदर 7 से लेकर कोई लिमिट नहीं होती। शेयर इशू बाय द कंपनी नो स्पेसिफाइड। जितनी वो शेयर को इशू करेगी, मान लीजिए उसने 1 लाख शेयर को इशू किया तो उतने उसके शेयर होल्डर हो सकते हैं। 10 लाख को किया तो उतने, मतलब कि इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द शेयर कैपिटल। जितनी कंपनी शेयर कैपिटल को इशू करेगी उतने उसके शेयर होल्डर हो सकते हैं। ठीक है जी, मेंबर हो सकते हैं। तो याद रहेगा 200, 7 नो लिमिट। नेक्स्ट आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है। अब देखो आपके कॉलेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि अपने कॉलेज के बारे में इंट्रोड्यूस करो तो सबसे पहले किसको बुलाया जाएगा, प्रिंसिपल मैडम को या वाइस प्रिंसिपल मैडम को। सर होंगे तो सर को बुलाया जाएगा, है ना। दैट मीन्स आपके पूरे कॉलेज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी प्रिंसिपल मैम रिप्रेजेंट कर रही है। प्रिंसिपल मैडम पूरा आपको क्या देगी, ब्यौरा देगी कि इस कॉलेज के अंदर ये फैकल्टी हैं, ये कोर्सेज प्रोवाइड की जाती हैं, इसके अंदर ये फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं, ये आपके पास स्पोर्ट्स की कोटाज हैं। सारी चीज़ एक्सप्लेन कौन कर सकता है, प्रिंसिपल, क्योंकि वो अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, वो पर्सन होता है हु रिप्रेजेंट द कंपनी थ्रू योर सेल्फ, जो अपने बेस पर पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं कॉलेज का एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप कॉलेज से फैमिलियर हैं, आप कॉलेज को अच्छे से जानते हैं, है ना। अगर स्कूल है तो स्कूल की बात कर लेते हैं। स्कूल के अंदर भी प्रिंसिपल होता है भाई, प्रिंसिपल ही अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता है ना। मैनेजमेंट की बात की जाए तो कंट्रोल किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि सारा का सारा काम अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक है।
दिस पर्सन इज अ इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर, दैट मीन्स अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर के द्वारा। बिकम कंपनी इज आर्टिफिशियल, इमेजिनरी पर्सन है, कैन नॉट मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, कंपनी अपने आप के अफेयर्स को खुद, मतलब अपने आप की एक्टिविटीज़ को खुद नहीं देख सकती, इसलिए एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा। और इस पर्सन को कौन अपॉइंट करता है, किसके थ्रू होती है, शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंटमेंट होती है। अब आपको एक बात बता देती हूँ, शेयर होल्डर, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं कंपनी के, वो क्या होते हैं कंपनी के ओनर होते हैं। वो भी ये कह सकते हैं भाई हम कंपनी को चलाएंगे, बट क्या है कि कंपनी के अंदर जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे, मतलब नंबर्स में हैं, कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है। क्या वो सारे अपने कंपनी के ऊपर क्या करेंगे, ओनरशिप दिखाएंगे? नहीं भाई, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स झगड़ा हो जाएगा, डिस्प्यूट्स होने शुरू हो जाएंगे। तो इस केस में ये जो सारे पर्सन है किसी एक या दो मेंबर को चुनेंगे, कैसे, रेजोल्यूशन पास करके, रेजोल्यूशन पास करके। तो इस रेजोल्यूशन के थ्रू क्या होगा, जिसको भी वोट ज़्यादा मिलेगी इन मेंबर्स के थ्रू, उनको क्या बना दिया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया जाएगा। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इलेक्ट किए जाते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा, जो कंपनी को पूरी तरह से चलाते हैं। इसी तरह से रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो एक तरह से इन्हीं के द्वारा क्या है, सिलेक्ट किए जाते हैं। तो शेयर होल्डर का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना होता है, और कुछ फंडा नहीं होता इनका। शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं, पैसे के ऊपर रिटर्न आता है, उस रिटर्न से वो खुश हो जाते हैं। रिटर्न बोले तो जैसे कि आप बैंक के अंदर अपने पैसे को डिपॉजिट करवाते हो, सभी का मोस्ट ऑफ बैंक का खाता होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है 10वीं का रिजल्ट आने के बाद जिसकी 80% से बहुत नंबर होते हैं उसे स्कॉलरशिप मिलती है ना 8,000 वाली, तो उस केस में सभी के बैंक अकाउंट ओपन हो चुके होंगे। अगर किसी को इस बात की नॉलेज ना हो ना, अम्बेडकर, आई होप अम्बेडकर नाम उसका, स्कॉलरशिप का, वो मिलती है, चेकआउट करना अगर कोई +1 क्लास में हुआ है या फिर आपके जो छोटे भाई बहन है या वो हैं, तो उन सभी के लिए इन्फॉर्मेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो, बैंक में मनी भी डिपॉजिट करवाते हो, है ना, मनी डिपॉजिट करवाते हो। इस मनी के ऊपर आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है ना। इस मनी के ऊपर क्या मिलता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो इस इंटरेस्ट, ये क्या है कि एक्सेस अमाउंट है जो आपको इसके ऊपर मिला। आपको ये क्या होगा, आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा जो बैंक की ओर अट्रैक्ट कर रहा है कि हाँ पैसा डिपॉजिट करवाना चाहिए, है ना। और आपको मैं बता दूँ, तो अगर पोस्ट ऑफिस के अंदर आप डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको थोड़ा सा रेट थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू योर बैंक से। तो इसीलिए शेयर होल्डर का भी मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, नॉट अ रन अ कंपनी। कंपनी को चलाना कोई मोटिव नहीं है उनका, बस कंपनी के अंदर प्रॉफिट अर्न करना होता है, इसलिए वो पैसे वहाँ पे लगाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपके पास कि लिमिटेशन ऑफ एक्शंस। लिमिटेशन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, एवरी कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट 1956 for some specific objective and these objectives are described in a prospectus and defined in the limitation of the company activity। क्या कह रहा है, हर एक कंपनी की लिमिटेशन होती है कि वो एक बाउंड्री में रहकर, ये मान लीजिए कि बाउंड्री है, इस बाउंड्री में रहकर ही वो क्या करेगी, अपनी एक्टिविटीज़ को क्या करेगी, परफॉर्म करेगी। अगर वो इस एक्टिविटी से अपने कदम को बाहर रख लेते, मान लीजिए उनको ये अलाउड नहीं है कि किसी भी शेयर होल्डर्स को, एग्जांपल अपना खुद का लेते हैं, किस प्रिंसिपल को ये अलाउड नहीं है कि बिना पूरी छुट्टी हुए, मतलब कि जब तक फुल डे नहीं हो जाता तब तक किसी भी स्टूडेंट को बाहर नहीं भेजना है। ठीक है, अगर इन केस वो प्रिंसिपल बाहर भेज देता है अपने खुद के पर्सनल काम के लिए किसी बच्चे को बाहर, तो ये रूल के बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, जिसके कारण प्रिंसिपल खुद लाइबल होगा इसके लिए। इसी तरह से कंपनी भी होती है कि अपनी बाउंड्री में रहकर उसे सारे काम करने होते हैं, अगर वो बाउंड्री से जरा सा भी बाहर निकली वो खुद लाइबल होगी, उसके मेंबर लाइबल होंगे, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अनलिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये क्या कह रहे हैं, एवरी कंपनी किसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड होती है, दैट मीन्स रजिस्टर्ड होती है। 1956 एक्ट है आपका, कंपनी एक्ट, फॉर ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, उन सभी का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, सभी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव के साथ ही कंपनी बनती है। एंड दीज ऑब्जेक्टिव्स आर डिस्क्राइब इन द प्रोस्पेक्टस एंड डिफाइन द लिमिटेशन ऑफ अ कंपनी एक्टिविटी। पूरी तरह से उनको प्रोस्पेक्टस के अंदर ये बताया जाता है कि आपकी कितना दायरा है काम करने का। ठीक है जी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या है
कि आप अपने शेयर को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हो, ईजिली किसी के पास भेज सकते हो, ठीक है। बट अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूँ ना, प्राइवेट कंपनी को किसी भी तरह का अधिकार नहीं है ट्रांसफ़र करने का, ये केवल पब्लिक कंपनी कर सकती है। तो यहाँ पे पब्लिक कंपनी की फीचर्स हैं, ठीक है। इंटरेस्ट, शेयर्स, डिबेंचर्स, एनी मेंबर इन अ कंपनी शैल बी मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर इन द मैनर प्रोवाइड बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। वो किसी भी तरह से इन सभी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर हुए आपकी करैक्टरिस्टिक्स कंपनी की कंप्लीट, जो कि आपको कंपनी लॉ प्लस कॉर्पोरेट अकाउंट दोनों में ही इंपॉर्टेंस रहने वाली है, दोनों के अंदर हेल्पफुल रहने वाली है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, कंपनी लॉ, कंपनी एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स, जो कि 30 मिनट के अंदर हमने ये कवर अप कर लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं काइंड ऑफ अ कंपनी। कंपनी एक्चुअल में कितने तरह की होती हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपकी बुक के अंदर क्या है कि आपको काइंड ऑफ कंपनी 3 तरह से दे रखी है। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या किया, क्लासीफाई किया हुआ है इन 3 तरह से, बट आप कंपनी लॉ के अंदर पूरा चैप्टर कर सकते हैं। कंपनी टाइप ऑफ अ कंपनी जो मैंने आपको करवा चुकी हूँ, विद नोट्स आपको मिल चुके होंगे। अनलिमिटेड कंपनी होती है, दैट मीन्स जिसकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड होती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है। गारंटी मतलब जिन्होंने ये कह रखा है, जैसे हम कई बार किसी की गारंटी ले लेते हैं ना कि हाँ अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा इसके बदले, है ना। मान लीजिए ये 2 पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक आप हैं एक मैं हूँ। आपने मुझे बोला सॉरी मैंने आपको बोला कि मैं आपको क्या दूंगी, बुक दूंगी, ठीक है, बट मैं आपको बुक नहीं दे पाई। तो तीसरा पर्सन आगे कहता है कि अगर मैडम बुक नहीं देगी ना तो मैं तुझे बुक दूंगा। तो ये जो क्या है, गारंटी है। जिन्होंने गारंटी दी, यहाँ पर कंपनी के अंदर ये थर्ड पर्सन नहीं इंक्लूड होगा, बट हाँ ये गारंटी देते हैं, जैसे कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। इस तरह से शेयर होल्डर होते हैं, अपनी लायबिलिटी तो लेते, अपनी लायबिलिटी तो पे ऑफ करते करते, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में क्या था, 1000 शेयर्स की लायबिलिटी थी, है ना। अगर कोई शेयर होल्डर कहता है कि जितना कॉन्ट्रीब्यूशन मुझसे बनेगा मैं उतना करूँगा, आपकी वाइंडिंग अप होने के टाइम, मतलब कि कंपनी जब बंद होगी उस टाइम पर मैं जितना कंट्रीब्यूशन बनेगा, या फिर स्पेसिफिक अमाउंट बोल देता है कि मैं 10 लाख का और कंट्रीब्यूशन करूंगा, एक्सेप्ट था इनको अलग, इनके अलावा मैं 10 लाख का और एक्स्ट्रा करूंगा। तो ये गारंटी होगी। कंपनी जब बंद होगी ना तो इस पर्सन के पास दौड़ी दौड़ी आएगी, ला भाई 10 लाख रुपए थे, तूने गारंटी करी थी, है ना। एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होता है ये वाला कि लिमिट, जो कंपनी की जो लिमिट है ना, जिन्होंने जितने पर्सन ने उसने शेयर ने परचेज कर रखे थे वो उतने तक ही लिमिटेड रहेगा, ठीक है। तो इसको हम करते हैं विद नोट्स के साथ, क्योंकि ये जो नोट्स हैं आपको कंपनी लॉ के अंदर भी मिल जाएंगे। देखो अब आपको नज़र आ रहा होगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी। इसके अंदर 2 पार्ट्स आते हैं। पहला, एक तो गारंटी की बात की जाती है जिसके अंदर, और एक है आपका जिसके अंदर कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर कहते हैं। गारंटीड का मतलब क्या होता है, जब कोई मेंबर फिक्स अमाउंट पे करने के लिए गारंटी करता है कि जब आपकी कंपनी बंद होगी ना तो मैं आपको 10 लाख रुपए फिक्स अमाउंट बता देता है कि मैं इतने दूंगा। क्या लिखा हुआ है, मेंबर फिक्स द अमाउंट गारंटी मीन्स मेंबर में अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ अ कंपनी इन द इवेंट बीइंग द वाउंड अप जब वाउंड अप होगी ना कंपनी, मतलब बंद होगी जब कंपनी, तो ये जो पर्सन है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा, ये गारंटी होती है। इट रिकॉर्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एट द टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होगी ना, और जो मेमोरेंडम, जो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, ये भी मैं चैप्टर कंपनी लॉ का है वो मैं करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ बार बार, क्योंकि कई बच्चे नए होंगे, कई बच्चे पुराने होंगे, जिनको पता है वो उन्होंने देख लिया होगा। जो नए हैं आपको बता देती हूँ, हमने जो क्या है कंपनी लॉ का कंप्लीट सिलेबस करवा चुकी हूँ विद नोट्स के थ्रू। आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से आप अपनी पूरी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। लिंक क्या है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे कंपनी लॉ 3rd सेमेस्टर तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। तो ये आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी दिखाना पड़ेगा कि इस पर्सन ने गारंटी ले रखी है, बट सेक्शन अंडर सेक्शन 221 को फॉलो करेगा। कौन, लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर की बात की जाए, शेयर के अंदर क्या आएगा, सेक्शन 22 सब सेक्शन है। ये कहते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, ये अपने शेयर के अकॉर्डिंग क्या होती है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड ही होती है, उनको किसी भी तरह की गारंटी नहीं देनी पड़ती। हाँ, जितने, अगर मान लीजिए 1000 शेयर्स की उन्होंने सब्सक्राइब किए हैं,
कंपनी को उन्होंने दे दी है, मतलब उनकी पेमेंट कर दी है, 800 शेयर की पेमेंट कर चुके हैं, रहते 200 हैं। तो वाउंडिंग अप, तो जब बंद होगी कंपनी, वाइंडिंग अप होगी, तो उस टाइम पर आप केवल इनके लिए लाइबल होंगे। ठीक है, ये आपने पेड अप कर चुके हो, मतलब आपने इसको चुका दिया है। दोनों में सेम केस है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 के अंदर आता है, कंपनी एक्ट 2013 के थ्रू। लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर नॉट लिमिटेड, लिमिटेड नहीं है भाई, बोर्ड एरिया में हो चुकी है। ठीक है, मेंबर्स आर द पर्सनली लाइबल फॉर द डेट ऑफ द कंपनी, मेंबर्स होंगे ना, उनको खुद की घर की संपत्ति यूज करके कंपनी के डेट को चुकाना होगा भाई। ठीक है जी, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आपके बुक के अंदर है डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी की बात की जा रही है। अब देखो, सबसे बढ़िया डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो आती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंदर आती है, और पब्लिक कंपनी किसके अंदर आती है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 के अंदर आती है। और इसके अंदर 3 रिस्ट्रिक्शन है, इसके अंदर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो 3 रिस्ट्रिक्शन कौन सी है भाई, RPL, याद रहेगा, RLP भी कर सकते हो, RPL भी कर सकते हो। आर का मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ की, कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र का मतलब है कि आप वन प्लेस से आप इसको डिवेंचर्स के अंदर शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इक्विटी को डिवेंचर्स के अंदर नहीं कन्वर्ट कर सकते। डू नॉट ट्रांसफर ऑफ द शेयर टू द आउटसाइडर, आउटसाइडर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब बाहर वाले पर्सन को भी नहीं कर सकते हैं। लिमिटेशन, एल से लिमिटेशन क्या है, मेंबर की लिमिट है कि 2 से लेके 200 तक की लिमिट होगी। ठीक है, प्रोहिबिटेशंस का मतलब क्या है कि जो प्राइवेट कंपनी होगी ना, वो पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, क्या है, पब्लिक से पैसा रेज करने का मतलब क्या है। अब देखो भाई, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, किसी एक पर्सन के पास इतना थोड़ी ना पैसा होगा, है ना। पब्लिक को तो जोड़ेंगे, तभी तो मेंबर बनेंगे, तभी तो शेयर होल्डर बनेंगे, तभी तो लिमिट आई है ना। बट प्राइवेट कंपनी के पास ये रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिटेशन है, प्रतिबंध लगाया हुआ है कि वो पब्लिक से पैसा रेज नहीं करेगी। पब्लिक उसके अंदर बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है। बट हाँ, प्राइवेट जो पब्लिक कंपनी है ना, वो तीनों चीज़ कर सकती है। इसके ऊपर ना तो लिमिटेशन है मेंबर की, अनलिमिटेड है, ये अनलिमिटेड है। ठीक है, और जो प्रोहिबिटेड है, जो मतलब कि जो पब्लिक से इशू कर सकते हैं, ये बिल्कुल कर सकती है। ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर हो गया है ये डिफरेंस। बट अब इनका डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है वो करते हैं। सबसे पहले आपको मीनिंग तो क्लियर हो चुका होगा। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेटली ओनरशिप होती है, मतलब कि एक स्पेशल जो पर्सन होता है वो उसको ऑपरेट करते हैं। बट पब्लिक कंपनी हमेशा गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट की जाएगी, इवन तो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है। प्राइवेट कंपनी का सेक्शन क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 सॉरी। और यहाँ पर जो पब्लिक कंपनी का जो सेक्शन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 कंपनी एक्ट 2015 है। नंबर ऑफ मेंबर, इसके अंदर मेंबर क्या हुआ है, प्राइवेट के अंदर मिनिमम तो क्या है, 2 हैं, मैक्सिमम 200 हैं। बट पब्लिक के अंदर किसी भी तरह की लिमिट नहीं है, वो डिपेंड करती है उसकी शेयर कैपिटल के ऊपर। ठीक है जी। इन्विटेशन टू द पब्लिक, पब्लिक को इनवाइट कौन करता है भाई, प्राइवेट कंपनी तो करती नहीं है क्योंकि इसके ऊपर प्रोहिबिटेशन है, पब्लिक को इनवाइट नहीं करना है। बट पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, इनवाइट कर सकती है पब्लिक को कि वो वहाँ से पैसा रेज कर सकती है, उठा सकती है। नेक्स्ट आ जाता है अलॉटमेंट ऑफ द शेयर। अलॉटमेंट ऑफ द शेयर का मतलब क्या है, प्राइवेट कंपनी कैन अलॉट द शेयर इमीडिएटली ऑन द रिसिप्ट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलने के तुरंत बाद इमीडिएट क्या कर सकती है, वो अलॉटमेंट कर सकती है। बट आपको अभी मैं करवाऊंगी अलॉटमेंट करने का प्रोसीजर जो एक पब्लिक कंपनी को फॉलो करती है कि कितना टाइम लिमिट के दौरान उसे अलॉटमेंट करनी चाहिए, बट वो इमीडिएटली अलॉटमेंट नहीं करती है। कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, भाई ये तो फटाफट अलॉटमेंट कर रही है तो नॉर्मल सी बात है, बिजनेस भी कमेंस फटाफट करेगी, इसको फटाफट करने का अलाउड ही नहीं है। ये कहते हैं कि पब्लिक कंपनी कैन नॉट कमेंस इट्स बिजनेस, इट्स गेट द ऑफिशियल लेटर ऑफ द कमेंसमेंट टू डू सो। ये कहते हैं कि अगर उसको कमेंसमेंट करनी है तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पब्लिक नोटिस, ऑफिशियल नोटिस मिलेगा, तब वो जाके शुरू कर सकती है अपने बिजनेस को। कौन, पब्लिक कंपनी। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जो कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर ही नहीं रही है, क्या उसे प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत है,
क्योंकि प्रोस्पेक्टस इशू कब किया जाता है? पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि हमारी कंपनी ऐसी है, हमारी कंपनी की गुडविल ऐसी है, हमारी कंपनी गुड़ी है, दैट मीन्स अच्छी है ना। बट प्राइवेट कंपनी तो भाई पैसा उठाती ही नहीं, तो वो इशू ही नहीं करेगी। इसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसको सारा पैसा वहीं से मिलता है भाई, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ द शेयर, भाई अभी हमने आपको बताया कि जो रिस्ट्रिक्टेड है किसके अंदर? प्राइवेट कंपनी के अंदर। इसके अंदर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है पब्लिक कंपनी के अंदर। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल कौन तैयार करता है? आर्टिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्राइवेट कंपनी के ऊपर। कारण क्या है? पब्लिक कंपनी के ऊपर तो टेबल नंबर जो F है और शेड्यूल नंबर 1 भी अप्लीकेबल हो सकता है अगर आपने आर्टिकल अप्लाई नहीं किया है तो। बट प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल किसके लिए ज़रूरी होते हैं? मैंडेटरी होता है एक प्राइवेट कंपनी के लिए, बट नॉट अनरिस्ट्रिक्टेड एंड द ट्रांसफर ऑफ द ऑल इट्स विल बी शेयर होल्डर्स नॉट, सॉरी ये वाला ऊपर वाला पॉइंट हो गया, नॉट मैंडेटरी। शेड्यूल 1 टेबल F जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी किसके ऊपर? पब्लिक कंपनी के ऊपर। आई होप आपको यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट हो चुका होगा। अब हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि शेयर क्या होते हैं। ओ मैं एक चीज़ भूल गई हूँ, मैंने आपको यहाँ पे कंपनी की डेफिनेशन नहीं करवाई है। एक सेकंड में अभी करवाती हूँ। देखो चैप्टर इतना बड़ा है, मेरे को ये लग रहा है कि फटाफट आपको बढ़िया से समझा दो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये बेसिक टर्म है जो आपने कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा। देखो डेफिनेशन क्या है कंपनी की? ए कंपनी इज ए इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन which is an artificial person created by the law having a separate legal entity with a perpetual succession and the common seal। समझ में आ गया? सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई ना। किसके द्वारा? एलेक्शानी के द्वारा ये कह रहा है कि जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेटेड होती है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है जो कि पूरी तरह से एक आर्टिफिशियल प्राकृतिक नहीं होती, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये सेपरेट एंटिटी होती है, मतलब कि बंदा अलग और कंपनी अलग, भाई दोनों अलग अलग हैं। ये तीसरी है। परपेचुअल सक्सेशन की बात की गई है, मतलब कंटिन्यूस चलती रहेगी कंपनी हमारी, चाहे कोई मेंबर आए कोई मेंबर जाए, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। और कॉमन सील स्टैम्प जो एक तरह से हस्ताक्षर का काम करती है कंपनी, ठीक है। अगर किसी ने कंपनी ने उसको किसी पेज के ऊपर लगा दिया तो कंपनी उस चीज़ के लिए बाउंड हो जाती है कि कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन कंप्लीट समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे शेयर के बारे में। भाई शेयर एक्चुअल में होता क्या है? अब शेयर को समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये बहुत ट्रिकी सा है, मुश्किल नहीं है। मैं बोल रही हूँ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे आसान चैप्टर, सबसे आसान सब्जेक्ट है ये कॉर्पोरेट अकाउंट। अगर ये समझ में आ गया ना, समझ लो अगर किसी कंपनी में अकाउंटेंट ही पोस्ट पे चले गए ना, बल्ले बल्ले आपकी तो सैलरी डबल होके आएगी अगर आपको ये इस तरह के सब कंसेप्ट अगर क्लियर हो गए तो, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारे शेयर्स के पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शेयर। शेयर्स क्या होता है उसको समझने से पहले आपको कैपिटल पता है? कैपिटल मतलब होती है पूंजी जो आपकी कंपनी के अंदर टोटल लगी हुई है। मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर 10 लाख, थोड़ा सा छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, 10,000 लगी हुई है, ठीक है। 10,000 कैपिटल लगी हुई है, टोटल कैपिटल लगी है, ठीक है। जब मैं इस टोटल कैपिटल के अमाउंट को, इस टोटल कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी, नहीं मान लीजिए मैंने इसको 10 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? 1,000 के 10 पार्ट हो जाएंगे, ऐसे 10 पार्ट हो जाएंगे। इस हर एक पार्ट को क्या कहेंगे हम? शेयर कहेंगे। दैट मीन्स टोटल कैपिटल का वो छोटा छोटा हिस्सा जो कि डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्रिस्क्राइब फॉर्म के अंदर। तो ये कहते हैं कि टोटल कैपिटल का वो छोटा छोटा पार्ट डिवाइड इन अ यूनिट, ईच यूनिट इज नोन एज अ शेयर। हर एक यूनिट को क्या कहेंगे? ये यूनिट है बच्चे, ठीक है। हर एक यूनिट को क्या कहेंगे? हम शेयर कहेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ शेयर के अंदर, कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइड इनटू अ यूनिट ऑफ अ डिनोमिनेशन, ईच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। टोटल कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया और हर एक यूनिट को क्या कहते हैं? हम शेयर कहते हैं।
अब यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, टोटल कैपिटल है ना आपकी 50 लाख है, उसको 5 लाख में डिवाइड कर दे। दैट मीन्स हर एक जो शेयर है 10 रुपये का है, 5 लाख यूनिट है, हर एक शेयर 10 रुपये का है, तो क्या हुआ 10 विल बी कॉल्ड ए शेयर, 10 ईच है, दैट मीन 10 का एक शेयर है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टोटल कैपिटल को पर्टिकुलर डिवाइड कर दिया छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर। तो अगर शेयर के नेचर के बारे में बात की जाए, शेयर की प्राकृतिक के बारे में बात की जाए, शेयर एक्चुअल में होता कैसा है, मूवेबल होता है। दैट मीन्स आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, सेल कर सकते हो, ट्रीट एज अ गुड, क्योंकि उसको गुड्स इसलिए ट्रीट की जाता है क्योंकि आप उसको रख कर आप पैसा उठा सकते हो कंपनी से, ठीक है। अब चैप्टर करते जाएंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। शेयर काफ़ी तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं भाई, प्रेफरेंस शेयर होते हैं। इक्विटी शेयर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर हमारे एज अ ओनर होते हैं, और प्रेफरेंस शेयर हमारे जिनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस बोले तो अगर इन केस कंपनी डूबने के कगार में आ जाए, देखो 2 तरह के मैंने आपको बताया, इक्विटी शेयर होते हैं, इक्विटी होते हैं और प्रेफरेंस होते हैं। अब पहले प्रेफरेंस को समझते हैं। प्रेफरेंस अगर जिन्होंने शेयर्स परचेज किए, ये शेयर का पार्ट है बच्चे, कभी सोचिए कुछ और है, शेयर की टाइप है। अगर किसी व्यक्ति ने प्रेफरेंस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करा है, मान लीजिए किसी ने 1000 रुपये इन्वेस्ट करा है, ठीक है, कंपनी डूबने के ऊपर आ गई भी, मान लीजिए कंपनी क्या है, डूबने की कगार पे आ गई है, कंपनी और ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकती, तो इन 1000 शेयर्स के ऊपर जिस व्यक्ति ने इसको लगाया हुआ है, इसको डिविडेंड भी मिलता होगा हर साल, है ना। जब वो बंद होने की कगार पे है तो वो सोचेगी ना, ये पर्सन सोचेगा ना भाई मुझे मेरा पैसा मुझे मिल जाए, मुझे डिविडेंड मिल जाए, है ना। तो इसीलिए प्रेफरेंस शेयर वालों को यही एक बेनिफिट है, जब कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ जाती है ना, तो उनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है कि लो तुम्हारा डिविडेंड लो। इक्विटी को नहीं मिलती, इक्विटी को बचा हुआ पैसा मिलता है, ये लाइन लिख लो, बचा हुआ पैसा मिलता है। दैट मीन्स आपने अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की सबकी पेमेंट कर दी है, प्रेफरेंस की डिविडेंड की भी पेमेंट कर दी है, बाकी बाद में बच गया पैसा तो इक्विटी वालों को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इस केस को देखें तो भाई इक्विटी वालों को तो बड़ा नुकसान ही है ना। तो इनको मोटिवेट करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति इनके अंदर इन्वेस्ट करता है, इनको मोटिवेट करने के लिए क्या कर रखा है कंपनी एक्ट के दौरान, इन व्यक्तियों को वोटिंग शेयर के अंदर पार्टिसिपेट लेने का अधिकार लिया है, जनरल मीटिंग के अंदर अटेंड करने का राइट दिया हुआ है। तो दैट मीन्स अगर उनको डिविडेंड बाद में मिलता है, बचा हुआ पैसा मिलता है, तो क्या है, उनको अदर प्रॉफिट्स दे रखे हैं, ठीक है। अदर प्रॉफिट्स वोटिंग राइट्स का हो गया, मीटिंग के अंदर अटेंड करना का हो गया, और दूसरा प्रॉफिट ये है जितना बचा हुआ है ना पैसा सारा इनमें जाएगा, सारा इनमें जाएगा। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था 10,000 रुपये का, 10,000 में से मान लीजिए हमारे पास 5,000 बच गए, बट इक्विटी शेयर वाले ने लगाए थे केवल 1,000 रुपये, 1,000 के बदले तो 1,000 मिलने थे भाई, बट मिलेंगे कितने, 50 के 50 मिलेंगे। मतलब कि जितना प्रॉफिट बच गया वो सारा मिलेगा, चाहे उसमें कम बचे, चाहे 500 रुपये बचे, चाहे 5,000 बचे, चाहे 5 लाख बचे, वो सारा इनकी ओर चला जाएगा। प्रेफरेंस वाले को तो स्पेसिफिक फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा। क्लियर हो चुका है। ये कहते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच कैरी ऑन द फॉलोइंग 2 राइट्स, उनके पास 2 राइट्स होती हैं। पहला राइट्स क्या है, दे हैव अ राइट टू रिसीव द डिविडेंड एट अ फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन अ इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने से पहले उन्हें फिक्स अमाउंट का जो डिविडेंड है वो पे किया जाता है। किनको, प्रेफरेंस शेयर वालों को। पहले राइट तो ये है। व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप, जब कंपनी बंद होती है, दे हैव अ राइट टू रिटर्न ऑफ अ कैपिटल बिफोर द इक्विटी कैपिटल। उनको ये भी राइट है, जब कंपनी बंद होती है उनको डिविडेंड के साथ साथ उनकी कैपिटल, जितनी उन्होंने कैपिटल लगा रखी है ना, वो भी उनको पहले मिलेगी। किसके कंपैरिजन में, इक्विटी के कंपैरिजन में। ठीक है जी, आ गया समझ में। अब देखो, कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर है, नॉन कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर है, पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर है। ये सभी टाइप्स हम अलग से करेंगे क्योंकि वीडियो इनके ऊपर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम केवल इतना मोटा पढ़ लेते हैं, बट हाँ ये ज़रूर है कि मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी। ठीक है, अब बात करते हैं इक्विटी शेयर्स होल्डर्स की। तो क्या होते हैं इक्विटी शेयर्स, क्या होते हैं इक्विटी शेयर्स? आर द दोज शेयर विच हैज़
विच आर पेड डिविडेंड ओनली व्हेन द प्रॉफिट आर लेफ्ट। उनको डिविडेंड तब दिया जाता है, उन शेयर होल्डर को डिविडेंड तब दिया जाता है जिन्होंने इक्विटी के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रखा है, जब प्रॉफिट बच जाएगा। आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज़ बीन पेड द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब कि उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देने के बाद जब उनके पैसा बच जाएगा तब क्या होगा, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को वालों को मिल जाएगा। इन द अदर वर्ड्स देयर विल नो फिक्स रेट ऑफ द डिविडेंड, कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है किसका, इक्विटी शेयर होल्डर वालों का। इफ़ इन अ पर्टिकुलर ईयर देर इज़ अ नो प्रॉफिट और द इनसफिशिएंट प्रॉफिट, अगर इन केस किसी साल प्रॉफिट ही नहीं बचता या फिर प्रॉफिट ऐसा है जो सभी के लिए इक्वल में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर विल रिसीव नथिंग, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें केवल कुछ नहीं मिलेगा, केवल क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। इफ़ अ कंपनी अर्न अ मोर प्रॉफिट, अगर कंपनी ज़्यादा कमा लेती है तो क्या होगा, हायर रेट ऑफ अ डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ द कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिटर्न ओनली व्हेन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रिटर्न इन अ फुल इक्विटी शेयर हैज अ वोटिंग राइट एंड कंट्रोल द अफेयर ऑफ द कंपनी। देखो अभी मैंने आपको जो बताया था वही है सेम सेम। अगर प्रॉफिट हमें ज़्यादा हो जाते हैं तो इक्विटी वालों का क्या होगा, हायर डिविडेंड होगा। ठीक है। अगर प्रॉफिट कम है या फिर ना के ही बराबर है तो उन्हें क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। बट चाहे प्रॉफिट ज़्यादा हो चाहे कम हो, रिस्क किसका है सबसे ज़्यादा है, रिस्क हमारे इक्विटी वालों का है। इक्विटी वालों का रिस्क को थोड़ा सा कम करने के लिए क्या कर रखा है, उन्हें कंपनी के अंदर दो बातों के लिए बोला गया है कि आप क्या कर सकते हो, वोटिंग राइट है आपके पास, मतलब कि आप वोट कर सकते हो जब भी कभी वोटिंग होगी रेजोल्यूशन के लिए। ठीक है, चाहे स्पेशल हो चाहे जनरल हो, या फिर आपको अफेयर्स ऑफ द कंपनी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना। ये दो राइट उनको दिए हुए हैं, चाहे उनका रिस्क, क्योंकि हाई रिस्क हाई प्रॉफिट भी है। अगर हाई रिस्क है, अगर इनका प्रॉफिट बच जाता है तो सारा इनका होता है, बट प्रेफरेंस वालों को क्या है, फिक्स मिलता है। ठीक है। ठीक है। अब इनका डिफरेंस करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का और इक्विटी शेयर होल्डर्स का। बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। सबसे पहले तो यही आ जाएगा कि प्रेफरेंस शेयर वालों की क्या है, जो डिविडेंड है वो फिक्स है, बट इक्विटी वालों का फिक्स नहीं है। प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या है, वोटिंग राइट का कोई अधिकार नहीं होता, बट इक्विटी वालों को वोटिंग राइट होता है। प्रेफरेंस शेयर वालों को किसी भी तरह के मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का भी अधिकार नहीं होता, बट आपका इक्विटी शेयर वालों को मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने का पूरी तरह से अधिकार है। प्रेफरेंस शेयर वालों को अगर किसी साल डिविडेंड देना, मतलब कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं बचा, डिविडेंड तो भाई देना ही देना पड़ेगा प्रेफरेंस वालों को। तो इन केस उस साल में प्रॉफिट बचा ही नहीं, तो अगले साल उसको वही प्रॉफिट दिया जाएगा और उस साल का भी साथ में दिया जाएगा। दैट मीन्स इस साल का भी देंगे, मान लीजिए 2020 का नहीं मिला, 2021 के अंदर 2020 का भी देंगे और 2021 का भी देंगे। प्रेफरेंस शेयर वालों को ये राइट है, अगर वो कम्युनिकेटिव प्रेफरेंस शेयर हुआ। जब हम टाइप्स पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी मैं। ठीक है। बट इक्विटी वालों को तो क्या है भाई, प्रॉफिट बचा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ अ डिविडेंड क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स आर अ पेड डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, इनको फिक्स रेट दिया जाता है, इनके ऊपर किसी भी तरह का फिक्स रेट नहीं होता है। ठीक है, नो फिक्स्ड रेट। एरियर ऑफ अ डिविडेंड, अगर किसी भी तरह का एरियर रहता है, मतलब बच जाता है, किसी साल प्रॉफिट नहीं बनता है कंपनी के पास, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को ये राइट है कि वो नेक्स्ट ईयर आकर वो शेयर के ऊपर जो डिविडेंड बनता है वो ले सकते हैं, बट इक्विटी वालों को कोई राइट नहीं है। प्रेफरेंशियल राइट टू एज द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड, प्रेफरेंशियल राइट किसके ऊपर ज़्यादा सबसे ज़्यादा मिलता है, दैट मीन्स किसको सबसे पहले पेमेंट की जाती है, डिविडेंड की। अभी मैं आपको इतनी देर से बताई जा रही हूँ कि प्रेफरेंस वालों को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। भाई इसको याद करने का तरीका ऐसे कर सकते हो, प्रेफरेंस वाले को पहले प्रेफरेंस दी जा रही है, पहले महत्वता दी जा रही है किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को। ठीक है। बट इक्विटी वालों को कोई प्रेफरेंस नहीं है, पहले प्रेफरेंस वालों को पूरा उनका जो कैपिटल है, जो उनकी डिविडेंड है वो क्लियर करो, देन उसके बाद जो बचा हुआ है वो आपका है। प्रेफरेंशियल राइट एज द पेमेंट, ये हो गया पेमेंट ऑफ द कैपिटल। कैपिटल की बात की जाए, यहाँ पर डिविडेंड था, देखो दोनों में फ़र्क है, डिविडेंड एंड कैपिटल। डिविडेंड पहले प्रेफरेंस वालों को दिया जाता है, कैपिटल भी पहले प्रेफरेंस वालों को दिया जाता है। जब कंपनी बंद होती है, वाइंडिंग अप की पॉइंट आ जाता है, जब कंपनी बंद होती है तब पहले प्रेफरेंस वालों को पेमेंट की जाती है,
अब आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मतलब पता लग गया होगा, इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब पता लग गया होगा। प्रेफरेंस वालों को कुछ अलग बेनिफिट है, इक्विटी वालों को कुछ अलग बेनिफिट है ना। अब यहाँ पे तो ये क्या है, प्रेफरेंस वालों की बेनिफिट बता रखे थे, प्रेफरेंस की बेनिफिट बता रखे थे, है ना। ये चारों पॉइंट किसके थे, प्रेफरेंस के बेनिफिट्स थे। और ये दोनों पॉइंट क्या है, इक्विटी के बेनिफिट है। दैट मीन्स ये प्रेफरेंस के डीमेरिट्स होंगे। वोटिंग राइट किसको नहीं मिलता, प्रेफरेंस वालों को तो मिलता ही नहीं भाई। राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, पार्टिसिपेट करने को मिलता है, प्रेफरेंस वालों को नहीं मिलता ना। अब आई होप आपको ये जो डिफरेंस है क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था कि जो चैप्टर है बहुत लेंथी है, वैसे ही लग रहा है कि ये 3 पेज हुए हैं, बट 3 पेज के अंदर ये छोटी छोटी टर्म्स है, अनलिमिटेड अनलिमिटेड गारंटीड वाला। अगर मैं जब तक समझाऊंगी नहीं तब तक होगा नहीं। अगर मैंने यहाँ पे टाइप समझाई होती ना, आई होप बड़ा अभी तक तो 1.5 घंटे पहुँचा होता है मेरा वो पॉइंट, ठीक है। अब हम पहुँचते हैं शेयर कैपिटल। अब शेयर का मतलब पता लग गया होगा। कैपिटल क्या, जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, हर एक यूनिट को, यूनिट्स के अंदर जब डिवाइड कर देते हो कैपिटल को, तो हर एक यूनिट को क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, सॉरी शेयर बोलते हैं, ठीक है। तो शेयर क्या है, शेयर मीन्स द कैपिटल रेज बाय द कंपनी बाय इशू ऑफ द शेयर। अब देखो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी जिससे क्या है पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये है कंपनी, सबको दिखाई दे रहे हैं, अच्छी लग रही है कंपनी, 2 छत वाली है, ठीक है। चलो मजाक छोड़ते हैं, कंपनी है। अब देखो मैंने बोला था कंपनी क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है, कंटिन्यूस चलती रहती है। अब उसको चलने के लिए भाई पैसा तो चाहिए, चलाने के लिए ट्रेड करेगी, ट्रेड के लिए पैसा चाहिए, है ना। तो उसे अब पैसों की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है काफ़ी सारे पर्पज़ के लिए। तो वो क्या करेगी, कुछ अपने पास से उठाएगी, कुछ उठाएगी, बट सारे तो नहीं उठाएगी ना। तो इस केस में वो क्या करेगी, पब्लिक कंपनी की बात की जा रही है, क्योंकि पब्लिक कंपनी ही पब्लिक से पैसा उठाती है। तो क्या उसके पास क्या आइडिया है कि वो पब्लिक से पैसा उठा सकती है, बट पब्लिक से पैसा कैसे उठाएगी, पागल है पब्लिक, उन्हें पैसा देगी, नहीं देगी ना। जब तक पब्लिक को लालच नहीं मिलेगा, नॉर्मल सी बात है, बिना लालच के कोई भी व्यक्ति कहीं पर इन्वेस्ट करता ही नहीं है ना। चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे आपका स्टॉक मार्केटिंग है, नेशनल स्टॉक मार्केटिंग है, ठीक है। तो जब तक पब्लिक को लालच नहीं दोगे तब तक कंपनी के शेयर्स, जो कंपनी को पैसा देगी नहीं है। तो क्या किया कंपनी ने, अपने शेयर इशू करने के लिए कंपनी ने अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया। अब आप सभी पूछोगे प्रोस्पेक्टस होता क्या भाई। प्रोस्पेक्टस जैसे कि आपका जैसे उसके अंदर होता है ना, स्कूल के अंदर होता है। प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, हमारा स्कूल कैसा है, बॉयज़ विंग है, गर्ल्स विंग है, कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ाया जाता है, एसी है या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है या नहीं है, वो सारी अपनी फीचर्स बताता है। कौन, स्कूल बताता है। यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी बताएगी, है ना। तो सारे जने अपने लिए अपना जो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं कि बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन ले, है ना। प्रोस्पेक्टस इशू करती है, सभी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अगर किसी के पेरेंट्स उनकी ट्रांसपोर्टेशन से या फिर उनकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी से या फिर उनके जो एसी की फैसिलिटी के कारण पेरेंट्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, अपने बच्चे को लेके जाते हैं, हाँ भाई बताओ हमारे बच्चे का दाखिला लेना है। तो वो क्या करेगी, आपने इस प्रोस्पेक्टस को देखकर ही क्या किया है, अपने बच्चे को क्या किया है, वहाँ पर लेके गए हो। और आपको बता देती हूँ प्रोस्पेक्टस के अंदर साथ में एक फॉर्म होता है जिसके अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करते हो कि हमारा बच्चा इस क्लास के अंदर है, इस मीडियम से बिलोंग करता है, इस कैटेगरी से है, या इसका ये एड्रेस है, ठीक है, प्रीवियस स्कूल ये था। तो प्रोस्पेक्टस के अंदर पहले आप स्कूल के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी और प्रोस्पेक्टस के साथ साथ एक फॉर्म लगा होगा। उस फॉर्म के अंदर आपको अपने बच्चे की डिटेल भरनी होगी जिसका एडमिशन होने वाला है। इस तरह से कंपनी होती है, कंपनी भी अपना एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस में अपनी अपनी बढ़िया बढ़िया इमेज लगा देती है। ये टॉपिक है ना, ध्यान से समझ लो, क्योंकि जब अपना ये टॉपिक आएगा ना पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स वाला, ये यहाँ पर वही पॉइंट्स आने वाले रिपीट। तो मैं ये एग्जांपल बार बार रिपीट नहीं करूँगी, अभी आप ध्यान से समझिए, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर बढ़िया बढ़िया अपनी इमेज बताएगी, गुड रेपुटेशन दिखाएगी, अपनी अच्छी सी गुडविल दिखाएगी, मेरी तो कोई लायबिलिटी नहीं है, मेरा तो कोई दायित्व नहीं है, मुझे किसी को पैसे नहीं देने, ऐसे दिखाएगी वो। जो व्यक्ति इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो व्यक्ति इसकी तरफ कंपनी की गुडविल की तरफ, कंपनी के प्रोस्पेक्टस को देखकर इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो क्या करेंगे,
वो क्या करेंगे, कंपनी के शेयर्स को परचेज करने के लिए। शेयर्स होता है क्या, छोटी छोटी कैपिटल की यूनिट, अभी आपको पता लग गया। तो क्या करेंगे, इस प्रोस्पेक्टस में एक फॉर्म लगा होगा, इसमें भी और सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर फिल कर देंगे, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन पब्लिक अट्रैक्ट तो होगी, इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। फिल के इसलिए करेंगे कि हाँ जी हमें क्या करना है, इसमें दो पॉइंट हो सकते हैं, या तो पब्लिक क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, या पब्लिक नॉट अट्रैक्ट, राइट। या तो कंपनी पब्लिक अट्रैक्ट होगी या नॉट अट्रैक्ट होगी। अगर अट्रैक्ट हुई तो कंपनी क्या करेगी, उनके शेयर्स को क्या कर लेगी, सब्सक्राइब कर लेगी। क्या किया जाएगा, सब्सक्राइब। अब सब्सक्राइब का मतलब पता क्या होता है, जैसे एक अपने पेरेंट्स ने अपने बच्चे को स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए फीस भर रही है, अपने बच्चे का वहाँ पे एडमिशन करा रही है, तो उस स्कूल को उसने सब्सक्राइब किया, मतलब उस स्कूल को उसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ऐसे यूट्यूब पे होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा बोला जाता है। बट मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि सभी बच्चे तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, बस यही मोटिव है। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड लाइक आपकी मर्जी है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वेल एंड गुड, कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर आप अगर किसी के तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो आप उसकी शेयर कैपिटल को क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, मतलब उसको ले रहे हो। इतना समझ में आ गया। अब देखो भाई, उस मैडम ने, अब उस बच्चे ने, उसके बच्चे के जो मम्मी पापा हैं वो गए, उन्होंने बोला कि हाँ जी हम आपके स्कूल के अंदर हमारे बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं, ठीक है जी करवा लो। अब ये थोड़ी ना है फ्री में पढ़ाएगा, फ्री में पढ़ाएगा नहीं ना, सब्सक्राइब करवा तो लिया, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर्म के साथ साथ आपको कोई फीस भी पेमेंट करनी पड़ेगी। इसी तरह कंपनी के अंदर भी होता है, जब कोई भी पब्लिक, कोई भी इंसान जब कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करता है तो उसे एक प्रिस्क्राइब फीस जो है वो डिपॉजिट करवानी होगी, ठीक है। इतना समझ में आया। स्कूल का एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि सभी बच्चे अभी छोटी छोटी क्लासेस के अंदर है, छोटा मतलब बचपन है अभी आपका, बचपन दैट मीन्स आपका अभी वेश है, समझाना अच्छे से पड़ेगा, ठीक है। अब इतना काम तो हो गया भाई। अब कंपनी की जो, मैंने कंपनी के अंदर क्या बताया था कि इसके जो पर्सन होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, कोई लिमिट नहीं होती, उसकी शेयर कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है। मान लीजिए ये चाहती है कि मैं 5 लाख शेयर्स को, 5 लाख मेरी कैपिटल है और जिसके अंदर मैं 50,000 शेयर को इशू करूँ। अब 50,000 बच्चे जो है उनको हैंडल करना कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं। तो कंपनी क्या करती है, इस सारे काम को हैंडल करने के लिए, फीस को डिपॉजिट करने के लिए, सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन जो होती है, जो एप्लीकेशन आई है इसको हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन बोलेंगे। फॉर्म जो होगा ना उसके एप्लीकेशन बोलेंगे। एप्लीकेशन को जिन्होंने फिल किया है, साथ में फीस दी है, वो कहाँ डिपॉजिट होगी, वो डिपॉजिट होगी, एक सेकेंड, वो डिपॉजिट होगी, डिपॉजिट कहाँ होगी, आपके शेड्यूल बैंक के अंदर, बैंक के अंदर या फिर शेड्यूल बैंक जो भी आपका, ये प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा कि कौन सा हमारा शेड्यूल बैंक है, ठीक है जी। वहाँ पर सभी को अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे डिपॉजिट करवानी है, क्योंकि कंपनी के अंदर इतना सारा काम है भाई, सारा काम अपने एक साथ तो कर नहीं सकती, तो इसलिए उन्होंने एक अथॉरिटी रख दी। इतना समझ में आ गया। तो इसके बाद अब यहाँ पर जो कंसेप्ट आ रहा है थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब कंपनी ने क्या किया, अपनी कैपिटल्स, जो शेयर कैपिटल है उसके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। ऑथराइज्ड नॉमिनल रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, मतलब कि जो मैक्सिमम कैपिटल चाहती है कंपनी। हमारे एग्जांपल में यहाँ पर हमने 5 लाख लिया, बट मैंने यहाँ नोट्स में 500 करोड़ कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 500 करोड़ ले लो, ठीक है। 500 करोड़ मेरी मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम कैपिटल है जो मुझे चाहिए कंपनी को चलाने के लिए। 500 करोड़ मुझे एट प्रेजेंट चाहिए, बट बाद में देखा इन्होंने ये लिमिट सेट कर दी, ये मैक्सिमम कैपिटल है, वो उसे क्या कहेंगे, ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, जिसके साथ हमारी कंपनी शुरू हो रही है, ठीक है जी। अब कंपनी के पास इतने सारे पैसे हैं नहीं, वो क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो दिखाएगी कंपनी हमें एट प्रेजेंट 300 करोड़ की ज़रूरत है, 200 करोड़ की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगी हम फ्यूचर में फिर दोबारा से ये प्रोसेस अप्लाई कर देंगे। प्रोस्पेक्टस इशू करने का, एप्लीकेशन का, डिपॉजिट होगी बैंक में अमाउंट, ठीक है जी। तो क्या है कि 300 की ज़रूरत है, तो ये क्या होगी, इशू कैपिटल, वो कैपिटल जो कंपनी
इशू कर रही है पब्लिक के लिए कि आओ अट्रैक्ट हो जाओ, मेरे इस कैपिटल जो कंपनी की जो 300 करोड़ की जो कैपिटल चाहिए वो क्या कर लो, तुम उनको सब्सक्राइब कर लो, उनको उनके शेयर खरीद लो, खरीदने के लिए आ जाओ। ठीक है जी। 200 के भी नीड नहीं है तो उसे अनइश्यू कैपिटल कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या हुई, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल। ये किसका पार्ट है, ऑथराइज कैपिटल का पार्ट है, विच इज़ यूजुअली ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। ये वो पार्ट है जो पब्लिक को ऑफर किया गया है कि आओ और आओ हमारे तरफ और इनको सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने इतना जो से डीपली समझाया है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सब्सक्रिप्शन का मतलब समझने में। ठीक है, कि मतलब कि एंट्री गेट बोल रहे हैं। ठीक है, अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द, अब देखो 300 शेयर्स 300 करोड़ थे, 300 करोड़ में से कुछ ऐसे होंगे भाई जिनको पसंद ना आए होंगे कंपनी के शेयर। इन व्यक्तियों में से 300 करोड़ रुपए किसी ने, मान लीजिए आधों ने सब्सक्राइब कर लिया, आधों ने मना कर दिया, कोई अट्रैक्ट ही नहीं हुआ। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया, एक अट्रैक्ट होगा, एक अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, देखिए जो सब्सक्राइब कैपिटल होगी वो कैपिटल कहलाएंगी, ये तो होगी इशू कैपिटल जो 300 करोड़ जो इन्होंने इशू किए हैं। 300 के पार्ट को मान लीजिए पब्लिक ने इंटरेस्टेड थी, पब्लिक इंटरेस्टेड थी 200 करोड़ के लिए, पब्लिक ने कर दिया 200 करोड़ के लिए सब्सक्राइब, बाकी बचे कितने 100 करोड़। जो जिन्होंने सब्सक्राइब 100 करोड़ को नहीं किया, दैट मीन्स जो 100 करोड़ कैपिटल बच गई है उस कैपिटल को क्या कहेंगे, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, और जिनको सब्सक्राइब कर लिया है उसको कहेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। वो कैपिटल जो लोगों ने क्या कर लिया है, सब्सक्राइब कर लिया। तो डेफिनेशन देखिए, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इशू कैपिटल, ये इशू कैपिटल का पार्ट है, क्योंकि इशू कैपिटल कितनी थी अपनी 300 करोड़ की। बिकॉज दोज पार्ट विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक, वो पार्ट जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, आल्सो सेज दैट अ पार्ट विच इज इंटरेस्टेड, क्योंकि सब्सक्राइब तभी करेगी जब वो अट्रैक्ट होगी, जब वो इंटरेस्टेड होगी, पब्लिक इंटरेस्टेड होगी तभी वो सब्सक्राइब करेगी ना। अब आप मेरे चैनल पे क्यों आए हो मुझे ये बताइए। आपने मेरी वीडियोस देखी होगी कंपनी लो की, आपने मुझे डिमांड किया कि मैडम आप कॉर्पोरेट अकाउंट का पढ़ाइए, तो ये क्या है कि आप मेरे इस चैनल से क्या हुआ, प्रभावित हुए। आपने अगर प्रभावित हुए तो आपने मुझे सब्सक्राइब किया है। तो इसी तरह से कैपिटल भी शेयर्स भी होती हैं। ठीक है जी, जो कंपनी के पास, अब देख लो जी, अब इन्होंने 200 करोड़ के लिए सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है, तो ओनली 200 करोड़ क्या हुआ, सब्सक्राइब हुए, 100 करोड़ हमारे अनसब्सक्राइब हुए। ठीक है, जब ये ध्यान से सुनना केस हमारे पास कि जब हमने 300 के लिए बोला था, करा लोगों ने 200 सब्सक्राइब है, तो मतलब कम हुए ना, जितना चाहा था उससे कम हुए हैं। जितनी चाह थी हमारी 300 करोड़ की चाह थी उससे कम हुए हैं सब्सक्राइब, है ना। अगर 300 से 400 सब्सक्राइब हो जाए, वाह मज़ा आ जाएगा, है ना। 300 से 400 की ओर सब्सक्राइब हो जाए, मतलब कि 300 लोगों को बुलाया था बट आगे 400 लोग लेने के लिए, तो ज़्यादा आगे 100 लोग ज़्यादा आगे, तो यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल 400 करोड़ होगी। ठीक है, मोर देन द इशू कैपिटल होगी, इशू एप्लीकेशन होगी, आपने जितना मंगवाया था उससे ज़्यादा आ गया है। ठीक है, ये केस ना आपके अलग से आएगा, जो अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन का प्रोराटा बेसिस पे जब हम एडजस्टमेंट करेंगे ना, तो वहाँ एक प्रैक्टिकल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है प्रैक्टिकल, वो हम करेंगे, चैप्टर के बीच में है ये। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। सब्सक्राइब अब 200 है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जब जितना सब्सक्रिप्शन बोला था उससे कम आना, और ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जितना सब्सक्राइब किया था उससे ज़्यादा आना। ठीक है, उससे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन। आपके पास 2 चांस है कि या तो आप जितनी एक्सेस कैपिटल आई है, दैट मीन्स 300 करोड़ के लिए बोला था, 400 आ गई, 100 का डिफरेंस है, 100 को या तो रिजेक्ट कर सकते हो, वापस कर सकते हो, और जिनको वापस करोगे उनको क्या दोगे, रिग्रेट करोगे ना। हम आपके जो आपने मुझे ऑफ़र दिया था, कंपनी को ऑफ़र दिया था कि हम भी आपके शेयर परचेज करने के लिए खुशी खुशी आ रहे हैं, हम आपके शेयर को, हम आपको ऑफ़र नहीं दे सकते, रिग्रेट किया आपने, है ना। और प्रोराटा का मतलब होता है एडजस्ट करना, मतलब कि
300 करोड़ वालों को 400 करोड़ में एडजस्ट कर दिया, मतलब कि ऐसे ऐसे भीच भीच के उसको उतने दे दिए, उसको उतने दे दिए, उसको उतने दे दिए। समझ में आ रहा है? ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है? दोज कैपिटल विच इज रिसीव बाय द कंपनी। अब देखो मैंने स्पेशल हिंदी में लिखा हुआ है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो कंपनी मंगवा रही है, जो कंपनी मंगवा रही है उनको बोला जाता है। और जो कंपनी इन, मान लीजिए हमने 300 करोड़ का एग्जाम्पल चल रहा है, ठीक है, 300 करोड़ में से मान लीजिए हमारे पास क्या है, कंपनी मंगवा रही है 250 करोड़ और 50 करोड़ अभी नहीं मंगवा रही। वो कह रही है जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी ना तब मंगवा लूँगी मैं। वो बात, ये बात ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे कि मैडम जो आपने अभी यहाँ पर बताया था जब मुझे नीड होगी, देखो ये वाला पॉइंट अलग था। ये बात, ये कैपिटल ही इशू नहीं की, ये अन इशू कैपिटल है, ये अनकॉल्ड अप कैपिटल जो मंगवाई नहीं, सब्सक्राइब हो चुकी है, 300 करोड़ सब्सक्राइब हो चुके हैं। ध्यान रखना, सब्सक्राइब होने के बाद आपके पास कॉल्ड अप कैपिटल आता है। जो कंपनी मंगवा रही है कि लाओ अब पैसे लाओ, आपने हमारे शेयर लिए थे, शेयर के बदले अब पैसे लाओ, चलो तुम्हारा पैसे लाने का टाइम हो गया, है ना। तो दोज कैपिटल विच इज रिसीव बाय द कंपनी, वो कैपिटल जो कंपनी के द्वारा रिसीव होती है, जो मांग रही है कंपनी लाओ अब लाओ, ठीक है। इसके अंदर दो पार्ट्स आ जाते हैं, पेड अप एंड अनपेड अप। कुछ एक ढीठ इंसान होते हैं, वही नहीं देते पैसे, शेयर लेके बैठ गए। जो नहीं देंगे उसे क्या कहेंगे? अनपेड अप कैपिटल। जो मांगा था मिला नहीं है कंपनी को, उसे क्या कहेंगे? अनपेड। एरियर ऑफ अ कॉल अमाउंट, एरियर रह गया है, ठीक है। बट पेड अप कैपिटल की बात की जाए, पेड अप में क्या होगा? कॉल्ड अप कैपिटल, जो मंगवाई थी कैपिटल, पार्ट विच इज एक्चुअली रिसीव, जो कि एक्चुअल में कंपनी को रिसीव हो गई है जो उसने मांगी थी, ठीक है जी। कॉल्ड अप कैपिटल पेड अप कैपिटल होती है, मांगा है प्राप्त हो गया। दैट मीन्स 300 करोड़ 250 करोड़ मांगा है, 250 के 250 आपको मिल गए तो आप उसको क्या कहोगे? पेड अप कैपिटल कहोगे। अगर 250 में से मान लीजिए 250 में से आपके पास 200 आ गए, 50 फिर रह जाते हैं, तो ये 50 अनपेड अप होंगे कि आपने, कंपनी ने मांगा वो दिया नहीं उन्होंने, ठीक है। पेड अप कैपिटल क्या होगी? जो कंपनी ने मांगा और उन्होंने वही दे दिया तो उसे कहेंगे पेड अप कैपिटल, ठीक है जी। आ गया समझ में? अब देखो जो यहाँ पर ये अनकॉल्ड अप है ना, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि मैंने 300 शेयर्स थे ना मेरे जो सब्सक्राइब हुए थे 300 में से मैंने क्या किया? 250 को मांगा है, 250 के पैसे मैंने रिसीव कर लिए, 50 रहते। कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा इन 50 का क्या करेंगे? इन 50 को हम रिजर्व कैपिटल के अंदर डालेंगे। रिजर्व कैपिटल क्यों क्रिएट किया जाता है? अब देखो दो होते हैं। एक तो आपके पास रिजर्व कैपिटल होता है, एक सेकेंड, रिजर्व कैपिटल होता है और एक कैपिटल रिजर्व होते हैं, दोनों में फ़र्क है। रिजर्व कैपिटल तब तैयार किया जाता है जब आपकी अनकॉल्ड अप कैपिटल अमाउंट जो है ना उसका अमाउंट यहाँ डाला जाता है, और जो कैपिटल रिजर्व होती है ना वो नॉर्मल अदर देन जो बिजनेस एक्टिविटी से होने वाले प्रॉफिट को यहाँ डाला जाता है, ठीक है। अभी मैं डिफरेंस करवाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा डिफरेंस। इसमें वैसे यही पॉइंट है। देखो रिजर्व कैपिटल क्या है कि अनकॉल्ड अप कैपिटल का वो पोर्शन, अनकॉल्ड अप कैपिटल का वो पोर्शन जो कि कंपनी तभी मांगेगी जब कंपनी वाउंड अप होगी। देखो अनकॉल्ड अप कैपिटल 50 करोड़ है, कंपनी तब मांगेगी इनको जब क्या होगी? कंपनी बंद होगी। तो आपको अभी एक पॉइंट रिकॉल हुआ जो हमने टाइप ऑफ कंपनी में पढ़ा था, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। जिन पर्सन्स के शेयर रहते हैं, अब यहाँ पे कितने शेयर रह गए? 50 करोड़ के रहते हैं। 50 करोड़ की कैपिटल की अमाउंट तब मंगवाएगी कंपनी जब कंपनी वाउंड अप होगी। तो दैट मीन्स कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का पॉइंट अब यहाँ यूज हो रहा है कि रिजर्व कैपिटल के अंदर उन पैसों को तभी मांगेगी जब कंपनी बंद होगी। अब देखो अभी आपको ये समझ नहीं आएगा कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, वैसे आपने +2 में पढ़ा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी मैं करवाऊंगी, ठीक है। अब देखो दोनों में डिफरेंस देखिए, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व के अंदर। रिजर्व कैपिटल क्या होता है? पार्ट ऑफ अ कैपिटल, वो कैपिटल का पार्ट होता है विच ओनली बी कॉल्ड अप, जिसको केवल मंगवाया जाएगा इन कोर्स ऑफ अ वाइंडिंग अप। किस केस के अंदर? वाइंडिंग अप के केस के अंदर वही पैसा आएगा जो आपको मांगोगे। कौन सा? जो आपका शेयर से अभी रहता है मंगवाना, ठीक है।
अनकॉल्ड अप जो कैपिटल रहती है, ठीक है जी, उसे कहाँ डालेंगे, कैपिटल रिजर्व कैपिटल के अंदर डालेंगे। कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट, प्रॉफिट का वो पार्ट विच डज नॉट बिलोंग टू द ऑपरेटिंग ऑफ अ कंपनी। जो मेन बिजनेस है ना आपका, उससे प्रॉफिट, मेन बिजनेस के अलावा कोई और प्रॉफिट होना, उसको कैपिटल रिजर्व के अंदर डालेंगे। ध्यान से देखो, पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट विच डज नॉट बिलोंग टू द ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी, प्रॉफिट का वो पार्ट जो बिलोंग नहीं करता ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी। ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी का मतलब क्या है, जो आपका मेन बिजनेस होते हैं वो बिलोंग नहीं करता आपके मेन बिजनेस से, वो प्रॉफिट आपका कैपिटल रिजर्व के अंदर डाला जाता है। और रिजर्व कैपिटल के अंदर शेयर, जो अनकॉल्ड अप शेयर का अमाउंट होता है वो डाला जाता है। नीड स्पेशल रेजुलेशन, इसके लिए स्पेशल रेजुलेशन करना पड़ता है। नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। नॉन रेकरिंग का मतलब होता है जो रिपीट नहीं होता, ठीक है जी। नो नीड एनी रेजुलेशन, और ना ही रेजुलेशन पास करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इफ़ अ प्रॉफिट रिलेटेड, अगर प्रॉफिट आपका किससे रिलेटेड है, कंपनी ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो वो जर्नल रिजर्व में आएगा, ठीक है। अगर वो अदर प्रॉफिट से रिलेटेड है, अदर ऑपरेशन से, मतलब कि आपका जो मेन बिजनेस है, मान लीजिए आपका गोल्ड का बिजनेस है, गोल्ड के बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को कहाँ डालोगे, जनरल रिजर्व में। गोल्ड के अलावा कोई और बिजनेस हो, उससे होने वाले प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में डालोगे, और रिजर्व कैपिटल में वो अमाउंट डालोगे जो अनकॉल्ड अप शेयर का अमाउंट होगा, ठीक है जी। ये ऑप्शनल रिजर्व है, ये मैंडेटरी है, क्योंकि हर एक बिजनेस के कहीं ना कहीं से इनकम जरूर होती है। नॉट डिस्क्लोज इन अ बैलेंस शीट, इसे बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं किया जाता। किसको, रिजर्व कैपिटल को। कभी नोट करना, बैलेंस शीट आप इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, +1 से भी पढ़ते आ रहे हो, है ना, तो बैलेंस शीट के अंदर कभी आपने देखा है रिजर्व कैपिटल, अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल का जो अमाउंट होता है वो देखा है, कभी नहीं देखा ना। बट ये जो होता है ना कैपिटल रिजर्व जो होता है, वो आपको लायबिलिटी साइड के अंदर शो करना पड़ेगा, बिजनेस की ये लायबिलिटी होती है, ठीक है जी। कंसेप्ट हो गया क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास जो ये पॉइंट्स थे, शेयर, ये हो गया काइंड ऑफ अ कंपनी, शेयर एंड इट्स टाइप्स हम बाद में करेंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल एंड इशू ऑफ द शेयर कैपिटल, इशू अभी हम करेंगे, अभी आपका शेयर कैपिटल हुआ है। शेयर कैपिटल होते क्या हैं, कैसे उनको ऑपरेट करते हैं, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल जो आप मैक्सिमम अमाउंट इशू करते हो, इशू कैपिटल जो आपकी मैक्सिमम अमाउंट का कुछ एक पार्ट है जो एक्चुअल में आप इशू करना चाहते हो पब्लिक के लिए, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल, इशू कैपिटल का वो पार्ट जो लोगों ने आपके कैपिटल को सब्सक्राइब किया है। अनसब्सक्राइब का मतलब होता है जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब एज अ फुली पेड, ये अलग पॉइंट है, ठीक है। सब्सक्राइब का मतलब समझ में आ गया। देन उसके बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल, जो कंपनी ने पैसा मंगवाया, ये सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट है, जो टोटली जो क्या है डायरेक्टर मंगवाता है शेयर होल्डर से कि आप पेमेंट करो। पेड अप का मतलब होता है कॉल्ड अप कैपिटल का ही पार्ट होता है, जो कंपनी, जो शेयर होल्डर अगर दे देते हैं पैसा उसे पेड अप कहेंगे, जो नहीं देंगे उसे अनपेड अप कहेंगे। अनपेड अप का जो अमाउंट होता है रिजर्व कैपिटल में आएगा। अब ऐसे सीरीज में याद हो रहा है ना, हो रहा है, ये आपका डिफरेंस हो गया, रेजुलेशन हो गया, नेसेसिटी होगी, टाइम टेकन, ये सब इसके अंदर आ गया। अब आ जाती है हमारी बारी इशू ऑफ द शेयर के ऊपर। इशू ऑफ शेयर, अब इशू कैसे कर सकते हैं भाई शेयर। अब शेयर के बारे में पता लग गया, किसको इशू करते हैं, पब्लिक के अंदर तो पब्लिक को करते हैं, प्राइवेट के अंदर प्राइवेट को, पब्लिक को इंक्लूड ही नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 3। कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, दिखाई दे रहे होंगे। फॉर कैश बाय प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ अ शेयर, फॉर कैश पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर, फॉर कंसिडरेशन अदर देन द कैश, ठीक है जी। तो अब हम करते हैं हमारे इशू ऑफ द शेयर्स को। अब देखो भाई, वही बात पुरानी मतलब कि 15-20 मिनट पहले पुरानी, कि जो शेयर्स जो इशू होते हैं ना, वो क्यों किए जाते हैं, कि कंपनी को भाई पैसा चाहिए, कंपनी को कैश को अरेंज करना है काम को करने के लिए। तो कंपनी पैसा कहाँ से अरेंज कर सकती है, शेयर कहाँ इशू कर सकती है, वो प्राइवेट प्लेसमेंट से भी इशू कर सकती है, वो पब्लिक से भी कर सकती है, या कंसिडरेशन अदर देन द कैश से भी कर सकती है। सबसे पहले हम केस पढ़ते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर।
प्राइवेट प्लेसमेंट का पता है मतलब क्या है कि जब जो कंपनी है पब्लिक को इंक्लूड ही ना करती हो, ध्यान से सुनो, जब पब्लिक इंक्लूड नहीं करती है, पब्लिक इंक्लूड नहीं होती है, यहाँ पे एक मोटा मोटा अक्षर में लिख लो, नॉट इंक्लूड पब्लिक। पब्लिक को छोड़कर बाकी जगह से शेयर्स को बाकी जगह पे शेयर को इशू किए जाते हैं। अब इशू का मतलब समझ में आ गया होगा, सब्सक्रिप्शन का मतलब समझ में आ गया, सब्सक्राइब का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अगर नहीं आया तो बच्चे प्लीज़ थोड़ा सा आप रिपीट करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे 1.5 घंटा हो गया, 90 मिनट हो गई है समझाते समझाते। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो कि मैम यहाँ पे दिक्कत है, तो मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई दे सकती हूँ। अगर फिर भी ये कहते हो कि छोटी सी शॉर्ट वीडियो के अंदर फिर समझा दो, फिर भी वो समझा दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप पूरी तरह से समझना, क्योंकि आपका ये बेस है। जितनी बार कहोगे उतनी बार समझा दूँगी, बट थोड़ा लिमिट से भाई, ठीक है। तो जब भी चैप्टर करो अपनी पूरी ईमानदारी से करना, क्योंकि ईमानदारी से करोगे तो याद काफ़ी समय तक रहेगा। चलो अब हम बात करते हैं फॉर द कैश प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर का मतलब क्या है, जब कंपनी प्राइवेट जगह से अपने शेयर को इशू करते हैं, मतलब आपको ये उम्मीद है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं ना वो मेरी मदद कर देंगी भाई। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बोले तो जैसे आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये सभी, IDBI हो गया, IFCI होगा, ICICI हो गया, ठीक है, NHB हो गया, ये सारे बैंकों के नाम हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रही हूँ, ठीक है। तो कहते हैं कि बाय द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 42, इट मीन्स व्हेन वी रेज द फिनांस फ्रॉम द प्राइवेट सोर्स नॉट इंक्लूड पब्लिक ऑफर। जब भी कभी कंपनी अपना फिनांस कहाँ से अरेंज करती है, कहाँ से रेज करती है, प्राइवेट सोर्स से, पब्लिक को किसी भी तरह का इंक्लूडमेंट नहीं होती है। और ये जो कंपनी होती है ना, वो प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है और पब्लिक कंपनी हो सकती है। ये पूरी तरह से मैंने ये नहीं बोला कि प्राइवेट होंगी, मैं बोल रही हूँ कि पब्लिक और प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों कंपनियां प्राइवेट प्लेसमेंट से फिनांस को रेज कर सकती है, पैसे को अरेंज कर सकती है अपनी कंपनी को चलाने के लिए, ठीक है जी। ये कहते हैं कि एक ऑफर होता है, पहले मैं आपको इसका एग्जांपल समझाती हूँ, मैंने लिखा हुआ एग्जांपल देखो। ये कंपनी है, कंपनी को क्या चाहिए, पैसा अरेंज करना है, इवन चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, उसको क्या चाहिए, पैसा अरेंज करना है। अब पैसा अरेंज करेगी, अब नॉर्मल सी बात है, प्रोस्पेक्टस तो इशू नहीं करेगी, क्योंकि प्रोस्पेक्टस कौन इशू करता है, जब पब्लिक से पैसा उठाना होता है ना। अब उसे पब्लिक से पैसा उठाना ही नहीं, तो वो क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी, सिलेक्टेड पर्सन को सिलेक्ट करेगी जिससे उसे उम्मीद है कि वो मुझे पैसा दे देगा। तो सिलेक्टेड पर्सन को क्या देगी, ऑफर देगी। ऑफर समझते हो ना, ऑफर देगी, इनविटेशन देगी ऑफर के लिए। सिलेक्टेड पर्सन होगा, किस चीज़ के लिए देगी इनविटेशन, कि आप हमारी सिक्योरिटीज़ के अंदर क्या कर लो, इन्वेस्ट कर लो। सिक्योरिटीज़ के लिखा है क्योंकि इसके अंदर शेयर्स भी इंक्लूड है, इसके अंदर डिबेंचर्स भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये जो सिलेक्टेड पर्सन होंगे ये क्या करेंगे, सिलेक्टेड पर्सन कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब का मतलब आ गया होगा समझ में कि वो अट्रैक्ट होंगे तो इनके कंपनी के अंदर एडमिशन ले लेंगे एक तरह से, ठीक है जी। बट यहाँ पर लिमिट है कि एक टाइम में कितने शेयर्स को सब्सक्राइब करवा सकती है और एक टाइम पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितने सब्सक्राइब करवा सकती है। अगर एक टाइम की बात की जाए, एक टाइम के अंदर 50 शेयर्स को ही सब्सक्राइब करवा सकती है फ्रॉम द सिलेक्टेड पर्सन से, मतलब कि एक टाइम पे 50 शेयर ही हो सकते हैं, और पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर 200 शेयर हो सकते हैं। बट किसको छोड़कर, QIB को और ESOPs को छोड़कर। ESOPs अभी पढ़ेंगे क्योंकि आपका ही टॉपिक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान है। और QIB का मतलब क्या है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द बैंक है ये। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी को वो सिलेक्ट कर सकती है जो सिलेक्टेड पर्सन होंगे, और एक अपनी पब्लिक को छोड़कर, ठीक है जी। यह है समझ में प्राइवेट प्लेसमेंट का थोड़ा सा चक्कर आपको समझ में कि वो ऑफर करेगी, सिलेक्टेड पर्सन को करेगी, लिमिट इसकी 200 है, ठीक है। प्राइवेट पब्लिक दोनों कंपनियां प्राइवेट प्लेसमेंट का जो
प्राइवेट प्लेसमेंट जो शेयर्स है उसको यूज़ कर सकती है। तो अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। स्टेप क्या है? सबसे पहले कंपनी सेलेक्ट द प्राइवेट बॉडी। कंपनी क्या करेगी? प्राइवेट बॉडी को सेलेक्ट करेगी जिससे वो उसकी इच्छा है कि मैं यहाँ से पैसा अरेंज करूँगी, मुझे लग रहा है कि ये मुझे पैसा दे देगी। चाहे वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड द आईसीआई बैंक जो है, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक जिसका जो एक्ट है 1955 है, इसका एक्ट है 1963 है, एलआईसी का एक्ट है 1956 है। फॉर देयर जनरल नॉलेज के लिए आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप आगे जाके नेट का पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर ये एक्ट बहुत याद करने के लिए होंगे। अगर उसने पहले क्या किया? सिलेक्ट कर लिया, प्राइवेट बॉडी को सिलेक्ट कर लिया कि हाँ जी मैं म्यूचुअल फंड से पैसा उठाने वाला हूँ, तो वो क्या करेगी? प्राइवेट कंपनी उसको क्या देगी? लेटर देगी, ऑफर लेटर देगी कि मेरी कंपनी में ऐसे ऐसे शेयर मैं आपको सिलेक्ट करना चाहती हूँ, आपको ये वो अपनी अच्छी रेपुटेशन दिखाएगा। तो सिलेक्टेड पर्सन क्या करेगा? अगर इंटरेस्टेड है तो उसको क्या कर लेगा? सब्सक्राइब कर लेगा। सब्सक्राइब द शेयर ऑफ द कंपनी, चाहे इवन वो प्राइवेट कंपनी हो सकती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है। सब्सक्राइब अमाउंट डिपॉजिट इन अ बैंक, जो वो सब्सक्राइब अमाउंट जो होगी वो कहाँ डिपॉजिट होगी? बैंक के अंदर डिपॉजिट होगी, ये मैंने आपको बता ही दिया था। गिव अलॉटमेंट इन अ सिक्योरिटी विद इन अ 60 डे फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन मनी। ये एक मैंडेटरी है, पैसा मिलने के बाद तो 60 दिनों के अंदर अंदर ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उनको वो शेयर क्या कर दो? अलॉट कर दो। शेयर क्या कर दो? अलॉट कर दो। किसके शेयर क्या कर दो? अलॉट कर दो। किसके बाद? एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई। सबसे पहले तो आपने क्या किया? ऑफर किया, लोगों ने सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको जो फीस दी थी, एप्लीकेशन फीस मनी होती है, वो मनी रिसीव 60 दिनों के बाद के अंदर अंदर विद इन 60 डे के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? आपको अलॉटमेंट, शेयर की अलॉटमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अगर कंपनी फेल हो जाती है, भाई ज़रूरी थोड़ी ना सारे काम शुद्ध शुद्ध हो, कई बार उल्टे भी हो जाते हैं। अगर कंपनी फेल हो जाती है, अलॉट करने में कैपेबल ही नहीं रही, ठीक है, उसने पैसा मंगवा लिया, सारा पैसा यहाँ धन इकट्ठा हो गया, पैसा यहाँ पर इकट्ठा हो गया बैंक के अंदर, ठीक है, बट कंपनी कैपेबल नहीं है कि वो अलॉट करे, शेयर को अलॉट करे। अलॉट का मतलब होता है बांटना, आवंटित करना, ठीक है। जिसके जो नाम आया है शेयर, जिसके लिए उन्होंने सब्सक्राइब किया था, जिसके लिए उन्होंने ये कहा था कि हाँ जी मैं आपकी कंपनी के अंदर 200 शेयर के लिए सब्सक्राइब कर रहा हूँ, उनके लिए वो अलॉटमेंट होगी। अगर कंपनी अलॉटमेंट करने में फेल हो जाती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की कि वो 15 दिन के अंदर अंदर वो एप्लीकेशन का मनी जितना रिसीव किया था ना वो वापस कर दो उनको। अगर नहीं किया ना तो 12% की इंटरेस्ट रेट के साथ आपको वो अमाउंट देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? 60 दिन के अंदर अंदर अगर अलॉटमेंट देनी है, अलॉटमेंट नहीं दे पाए तो 60वें दिन से जो अगला दिन होगा ना, 61वां दिन, 61 से लेके 75वें दिन के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? आपको एप्लीकेशन का मनी वापस देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो आपके ऊपर 12% का क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। कहाँ से? 61वें दिन से। ये मतलब नहीं है 75वें दिन से आप इंटरेस्ट लगाना शुरू करोगे, नहीं। अगर आपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, एप्लीकेशन का पैसा नहीं दिया, तो 61 वाले दिन से, मतलब 61st जो डे होगा वहीं से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। तो यहाँ पे यही पॉइंट लिखे हुए हैं, स्टेप्स इसलिए लिखे थे कि आपको थोड़ा ईजी हो जाए। देखो मैं फटाफट पढ़ के बता देती हूँ। ऑफर एंड इंटीमेशन होगा फॉर सब्सक्रिप्शन करने के लिए, किस चीज़ की? सिक्योरिटीज़, इवन इक्विटी, इवन डिवेंचर्स। सिलेक्टेड ग्रुप हो गया, किस किस को छोड़ के? QIB को छोड़ के और ESOPs को छोड़ के। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ऑफ बायर, बैंक नहीं है यहाँ पे, बायर है, सॉरी पीछे मैं मिस्टेक हो गई थोड़ा सा, ठीक है। कंडीशन क्या है? ऑफर ऑफ मैक्सिमम, कितने का ऑफर कर सकते हो मैक्सिमम? आप 50% एक टाइम पे कर सकते हो और 200% फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो दैट मीन्स मैक्सिमम आपके पास 500 है और मिनिमम आपके पास 50 है। इफ 200 लिमिट अगर एक्सीड कर दी ना आपने, 200 लिमिट अगर एक्सीड कर दी तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपने पब्लिक ऑफर किया है, पब्लिक ऑफर किया है। समझ में आ गया ना? 200% मतलब कि एक टाइम पे आप 50% को ही अलॉट कर सकते हो अपने शेयर्स, और दूसरे फाइनेंशियल ईयर के मतलब पूरे साल के अंदर 200% को शेयर अलॉट कर सकते हो शेयर, ठीक है।
आगे समझ में, अगर आपने 200 से लिमिट्स अक्रॉस करी तो इसका मतलब होगा कि आपने क्या किया है, पब्लिक को ऑफर किया है। थ्रू द प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू गिव ऑफर, आप लेटर दोगे। पेमेंट ऑफ अमाउंट होगी, चेक से, ड्राफ्ट से, अदर बैंकिंग चैनल से, मतलब कि ऑनलाइन, कैश को छोड़ के बाकी सभी में आपकी पेमेंट हो जाएगी एप्लीकेशन की। जिन्होंने सब्सक्राइब किया एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी बैंक के अंदर। एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट होगी सेपरेट बैंक के अंदर, जो कि ये मेंशन होगा आपके ऑफर लेटर के अंदर। अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटी, आप उन्हें क्या करोगे, फिर सिक्योरिटी को अलॉट करोगे। किसको, सिलेक्टेड जो ग्रुप था आपका, उनको आप क्या करोगे, अलॉटमेंट करोगे। अगर आप अलॉटमेंट नहीं कर पाए तो 12% की इंटरेस्ट रेट से आपको उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और साथ में एप्लीकेशन मनी भी देनी पड़ेगी। ठीक है जी। और कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है ना, मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये जो 4-4 नंबर के अंदर, 5-5 नंबर के अंदर आपके एग्जाम के अंदर आ सकती हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि कंपनी शैल नॉट, क्या नहीं कर सकती, रिलीज नो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, वो आप पब्लिक एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पब्लिक को इंक्लूड नहीं करना है, सिलेक्टेड पर्सन ही वो सिलेक्ट कर रहे हैं जिसको कंपनी का मर्जी कर रही है, जिसकी कंपनी की इच्छा है कि हाँ मैं उससे अपने पैसे को रेज कर सकूँ। क्या एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत है, नहीं ना। तो इसलिए ये यहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ है कि क्या करने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी तरह के मीडिया का, मार्केटिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का कोई भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है जी। कंपनी मस्ट फाइल द रिटर्न ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटी विद द ROC आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटी। ये कहते हैं कंपनी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हम प्राइवेट प्लेसमेंट से हम शेयर्स को अमाउंट को कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करे। रिटर्न मतलब ये नहीं है कि आप उसको वापस कर दो, नहीं। रिटर्न का मतलब है कि आप अपने स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करो, किसके पास, ROC के पास। ठीक है, कितने दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 days ऑफ अलॉटमेंट। किसके साथ, फॉर्म नंबर 3 जो पास है, फॉर्म फिल करोगे और इन्फॉर्मेशन दोगे कि नाम क्या है शेयर होल्डर का, एड्रेस क्या है, नंबर ऑफ सिक्योरिटी कितनी उसने अलॉट करी है, ठीक है, कितनी अलॉटेड है उसको, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ROC के पास डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। ठीक है जी। और पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, दैट मीन्स अगर आप, कंपनी जो है, प्रमोटर है, जो डायरेक्टर है, अगर किसी भी प्रोविजंस का उल्लंघन करते हैं, इनका हो गया, पर्सन का हो गया, ये कहते हैं कि अलॉटमेंट इन्वॉल्व इन ऑफर और 2 करोड़। अलॉटमेंट इन्वॉल्व इन ऑफर का मतलब, मान लीजिए कि मैंने क्या 1.5 करोड़ का किया है, अलॉटमेंट दी है, और एक 2 करोड़ है, इन दोनों में से भी जो भी अमाउंट हायर होगी ना, उसकी पेनल्टी लगेगी। मतलब आप उसको उतना भुगतान आपको पे करना पड़ेगा ROC को। ठीक है जी। इतना समझ में आ गया कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर के अंदर क्या होता है कि आप प्राइवेट सिलेक्टेड पर्सन को ही सिलेक्ट करते हो। ये जो सिलेक्टेड पर्सन होंगे, आप पब्लिक को छोड़कर, QIB को छोड़कर, ESOPs को छोड़कर, वहाँ से आप अपने पैसे को रेज कर सकते हो। और इसको रेज करने के लिए आपके पास लिमिट है कि एक टाइम पर आप 50% को क्या कर सकते हो, आप ऑफर कर सकते हो, और फाइनेंशियल ईयर के अंदर 200% को ऑफर कर सकते हो। तीसरी बात यह है कि अगर आप क्या है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाए, अलॉटमेंट आप शेयर नहीं कर पाए, तो एप्लीकेशन का जो मनी आई थी उसको वापस करना होगा आपको 60 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि 60 दिन का टाइम लिमिट है आपके अलॉटमेंट को शेयर को अलॉट करने के। ठीक है, और अगर आप उसको अलॉट नहीं कर पाए तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा वापस देना पड़ेगा। पैसा वापस नहीं दे पाए तो प्लस में 12% का इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा 61वें दिन से। क्लियर हुआ? ठीक है जी। अब यहाँ पर कुछ एक टर्म्स आती हैं आपके बुक से ही, मैं आपको दिखा देती हूँ।